Okay, candidates. We'll begin from here right now. Welcome to Delhi Bytes, and we have KT Yadav sir, Kumar Tanu जिनका नाम लिखा हुआ है. He has joined with us right now. He is a research scholar in Delhi University from Library Science. He has also worked earlier in libraries, and now he is pursuing research work in library science. But बेसिक मुद्दा वही है. बेसिक बुनियादी बातों पर आए. अगर आप कहीं भी ऑनलाइन या यूट्यूब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सर्च करते हैं, तो अगर आप कोर्स को जॉब के रिलेटेड से देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज है. लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है. रियलिटी में जब आते हैं तो देखना ये होता है कि एक कैंडिडेट को कितना समझ में आ रहा है. तो जो कैंडिडेट की समझ या जरूरतों की चीज होती है वो हम देखते हैं. वहां पर कहीं ना तो कहीं हम कोर्स करने के बाद मिस कर जाते हैं या चीजें हमें उस हिसाब से नहीं मिल पाती जैसा हमने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखा था या इसके रिगार्डिंग हम आर्टिकल्स या कहीं पर भी कुछ भी पढ़ते हैं. तो बिफोर आई बिगिन, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक एक कैंडिडेट होंगे इसमें, निशा कौशिक शायद. आई विल थैंक हर. Yes, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग निशा. आई विल थैंक हर बिकॉज लास्ट वेबिनार जो हमारा डेली बाइट्स का ऑर्गेनाइज हुआ था, दैट वाज रिगार्डिंग job and career opportunities. So she's from library science. She had joined that webinar. तो इनके सजेशन के हिसाब से ही मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया. She suggested me कि सर एक डेली बाइट्स पर एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स का वेबिनार होना चाहिए जहां पर सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिले. तो इनका आइडिया काफी अच्छा था. तो निशा, हियर वी आर रेडी विद योर आइडिया एक्चुअली. तो वी आर Thank you थैंकफुल so टू यू much. फॉर द आइडिया एज वेल. ओके क्लास, तो फिर अब हम शुरू करते हैं, मुद्दे पर आते हैं. तो सबसे पहली चीज, बहुत से इसमें अलग अलग तरह के कैंडिडेट ज्वाइन कर रखे हैं. पहले तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कोर्स को पास आउट कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं. तो जो भी कैंडिडेट्स इग्नू के हैं और जिनको असाइनमेंट और सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कि कौन सा असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट में कोई कुछ इशू है, सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से सेशन में देना है, जो लोग इग्नू से हैं उनके क्वेरीज को लास्ट 30 मिनट में एंटरटेन किया जाएगा. इसका मतलब कि 6 से 6:30 के बीच में उन क्वेरीज को मैं लूंगा. जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी अपने एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन साइकिल, असाइनमेंट, सबमिशन डेट, ये सब कुछ इशू है. तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल कोर्स पर बात करूंगा, बीच में ट्रेनिंग और जॉब के पर्सपेक्टिव पर बात करूंगा, उसके बाद जो एकेडमिक डिटेल्स होंगे उस पर बात करूंगा. तो बिगनिंग विद द कोर्स, सबसे पहला चीज, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो लाइब्रेरी साइंस कोर्स कर रहे हैं, बेसिकली हम इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ बहुत ज्यादा जानते नहीं है. कोई हमें सजेस्ट कर देता है कि ये कोर्स है जिससे आप लाइब्रेरी में जॉब पा सकते हैं, तो हमारा कहीं ना तो कहीं हिडन एक इंटेंशन होता है कि हो सकता है यार कल को किसी लाइब्रेरी में जॉब निकलती है गवर्नमेंट जॉब में, तो हम हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फॉर्म भर देंगे. बेसिक प्रॉब्लम वहां पर यही आती है, स्किल वाली, कि अगर जैसे 90% कैंडिडेट्स इस वेबिनार में भी डिस्टेंस से उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ले रखी है, तो इंडिया में जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि आपको बुला के दिया जाएगा या फिर वो आपको बुला के आपके हाथ में देने वाले हैं. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको कंटिन्यूअसली परस्यू करना पड़ेगा. हिंदी में बोलो तो गला काट प्रतियोगिता है. नॉट हियर, सभी जगह, ठीक है. किसी भी तरह का आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जॉब इश्यूज या कोई भी आप कोर्स देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा. अब बहुत लोग अपने कैमराज ऑन रखे हैं. इट वुड बी बेटर कि बहुत लोग कैमरा स्विच ऑफ कर लें आप लोग, ठीक है, बिकॉज द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है. तो होता क्या है कि हम सिर्फ कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, हम कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम सोचते हैं यार जॉब तो मिल नहीं रही है, वैकेंसी तो आ नहीं रही है. वो बेसिक प्रॉब्लम वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि रिसर्च को लेकर हमारा काम उसमें अच्छा नहीं हुआ रहता है कोर्स करने से पहले. घर बैठे बैठे डिस्टेंस से आपने कोर्सेज पास कर लिया, सब्जेक्ट्स आप पास कर लिए, डिग्री मिल गई. देखिए, ये काम सारे बहुत इजी हैं, ये हो जाएगा, ठीक है. किसी भी नए कैंडिडेट का अभी अभी इग्नू में एडमिशन चल रहा है, मान लो मैं एडमिशन करा दूं और पूरा लॉकडाउन पीरियड है और दिसंबर के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी, तो केपेबल है ना, क्या उसको जॉब दोगे? और आप जॉब पाने के दृष्टिकोण से मत सोचिए, पहले आप खुद को एज अ एम्प्लॉयर के तौर पर सोचो कि अगर आप किसी को जॉब दे रहे हो, अगर आपकी लाइब्रेरी हो, आपका डेटाबेस हो, आपका म्यूजियम का आर्काइव हो, आपका कोई बिजनेस हो जहां पर आपको किसी एक लाइब्रेरी साइंस क्वालिफाइड स्टूडेंट की जरूरत हो, तो आप कैसा कैंडिडेट रखना चाहोगे? जिसके पास सिर्फ डिग्री है, उस फील्ड के रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज भी हो. तो वो जो थोड़ा नॉलेज है ना, उसको गेन करने का बेसिक तरीका ही है ट्रेनिंग, जिसको लेकर आपको थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी. अब जहमत क्यों उठानी पड़ेगी?
क्योंकि देखिए कोर्स में क्या होता है ना, डिस्टेंस तो रेगुलर वाले होते हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जहां भी रेगुलर कोर्सेज हो रहे हैं वहां पर तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी लेती है कि भाई हमें इस कोर्स को उनको करवाना है। लेकिन बाकी के सभी जगहों पर ऐसा नहीं होता है, आप डिस्टेंस में रहते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइब्रेरी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी लाइब्रेरी देखा ही नहीं है, बट स्टिल हम उसमें जॉब सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं अच्छा वहां बस किताबें अरेंज करनी है। नहीं, अगर आपको ढंग के किसी केंद्रीय पुस्तकालय या म्यूजियम आर्काइव में आपको भेज दिया जाए तो दिक्कत होगा। बहुत से लोग इस वेबिनार में भी लिंक में ज्वाइन कर रहे होंगे, तो हो सकता है बहुत लोग पहली बार गूगल मीट के मीटिंग में ज्वाइन किए हों। लेकिन अगर सब कुछ बदल रहा है तो लाइब्रेरीज का प्रारूप भी बदल रहा है। प्रारूप कैसे? लाइब्रेरीज भी डिजिटल हो रही हैं, लेकिन बच्चे की हालत है कि कंप्यूटर नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है। अब वो ये सोच रहा है कि हमें जॉब मिल जाए, तो अब लाइब्रेरीज भी तो डिजिटल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप वहां पर कैसे मैनेज करने वाले हो? तो थोड़ा ज्यादा सा तो वो तो ना स्किल है पर हमें जो आपको पेज जुड़ा लग रहे। ठीक है, थोड़ा सा हमें जो है स्किल पर फोकस करना होगा। आप प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो थोड़ा एनुअल पे सा लिख रहे हैं। स्किल पर जो है, मनीष प्लीज स्विच ऑफ योर एनुअल माइक। पे लिख रहे हैं 2 लाख। तो थोड़ा सा जो है हमें स्किल पर जो है फोकस करना होगा। अब देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको ये समझना होगा, ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया है, देयर इज नथिंग लाइक, ये स्टूडेंट सेंट्रिक ही है। यहाँ पर वी हैव गॉट नो इंटरेस्ट। ठीक है, डेली बाइट्स के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इनफैक्ट मेरे किसी वेबिनार में इस तरह का नहीं होता अंटिल अनलेस माय वेबिनार्स आर पेड। ठीक है, कभी मान लीजिए मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया हो किसी कॉलेज वगैरह में, तो बाकी के मेरे सारे वेबिनार्स ठीक है नॉन पेड ही होते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये, अगर मैं चीज कोई बता रहा हूँ तो आप इसको इंट्रोडक्शन का भाषणबाजी मत लीजिएगा कि अच्छा ये भाषण कुछ दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और हमें एक कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना है। थोड़ा सा जो है अपने कोर्स को लेकर आपको सीरियस होकर उसमें ट्रेनिंग करना होगा, और वो आप जब कर लेंगे ना, उसके बाद दो तरह के जॉब सेक्टर में आपको जॉब मार्केट में दो तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। एक लोग तो बहुत ही स्किल्ड हैं, तो उनको जो एम्प्लॉयर्स है ना वो खुद ही ढूंढते हैं कि भाई तुम मेरी कंपनी छोड़ के मत जाना, मेरे काम छोड़ के मत जाना। और एक ऐसा जिनको वाकई में नहीं आता है काम, तो वो अपनी जॉब बचाने में लगे हुए हैं। तो जॉब करने के लिए भी दो तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर हम जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है उसके रिगार्डिंग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारे पास किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हम कर सकते हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, कोर्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही होता है कि आप ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के बाद आपने BLIS कर लिया, तो BLIS पर बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स में आप एलिजिबल होते हैं। और शायद हो सकता है इस साल के अंत में KVS में भी जॉब आएगी। ठीक है, कुछ दिन में, मुझे लगता है महीने भर में DSSB में भी आ जाएगा, तो आप लोग उसको लेके थोड़ा विजिलेंट रह सकते हैं। लेकिन देखिए फिर प्रॉब्लम वहीं पर फंसेगी, अगर DSSB और KVS और तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको 4600 पे बैंड या 4800 पे बैंड पर लाइब्रेरियन की जॉब आपको अगर फॉर्म आती है, आप अप्लाई करते हो, तो वहां पर प्रॉब्लम वहीं फंसेगा। जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन मोर और लेस कहीं ना तो कहीं स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 90% बच्चे जब डेली वाइट्स पर भी असाइनमेंट भी परचेज करते हैं, तो हम लोग 2 to 7 के असाइनमेंट को लेके बहुत ही हॉस्टाइल रहते हैं, बहुत इजीली हम नहीं देते हैं। इनफैक्ट जब कोई बच्चा हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए आता है हमारे पास, तो हम उसको उसको हम लिखवा के कंप्लीट करवा के भिजवा देते हैं, लेकिन PDF नहीं देते हैं 2 to 7 का। क्यों? थोड़ा सा वहां पर काम करना जरूरी है। वैसे तो मेरे लिए सबसे आसान काम होता है कि हमारे हैंडलर आपको क्या करें वो उन्होंने दे दिया और मैटर एंड हो जाए, बात खत्म। यही 90% कैंडिडेट चाहते हैं, वो आते हैं ना तो चाहते हैं बस हमको लिखा हुआ दे दो, हम कॉपी करके दे दें, हमें डिग्री मिल जाए। फिर उस डिग्री का फायदा क्या है? जॉब आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी लाइब्रेरी का आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप देखिएगा, जो भी इसके पेपर्स आते हैं, आप देखोगे कि वहां पर वो आपसे वही स्किल बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप किसी लाइब्रेरी में या तो 6 महीने साल भर का आपने ट्रेनिंग लिया हो तो आपको वो नॉलेज हो जाएगा, नहीं वो नॉलेज होगा तो जो कोर बुक्स हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इग्नू के सिलेबस पर जाऊं, तो बीच में ICT है, लैंग्वेज है, तो ICT और लैंग्वेज तो ऐसे भी लोगों को नॉलेज है, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद लाइब्रेरी? ठीक है, तो जो लाइब्रेरी के कोर सब्जेक्ट हैं, जो प्रैक्टिकल को लेकर है, 2 to 7 है, ठीक है, वहां पर स्टूडेंट्स का फोकस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बात होती है ना कि सही रास्ता और गलत रास्ते की जगह हम उस रास्ते पे जाते हैं जो आसान रास्ता हो। ठीक है, तो कोर्स करते समय भी हमें तुरंत में आसान रास्ता यही चाहिए होता है कि मेरी डिग्री मिल जाए। ठीक है, बट दैट डजंट गिव यू अ जॉब। ठीक है, दैट डजंट गिव यू जॉब। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक कैंडिडेट आया मेरे पास, उसने कहा कि सर मैं BLIS MLIS और मैं ये PhD भी कर लिया हूँ, बट कोई जॉब नहीं है इसमें। हमने कहा कि फिर आपको, अगर आप इस नजरिए से चलेंगे तो, क्योंकि देखो ये एक गलत फहमी है जो किसी ने आपको ऑनलाइन या तमाम जगह पर, लोग क्या करते हैं सेंसेशनल वीडियोस बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया थंबनेल बना देते हैं, ये कोर्स नहीं कर लिया तो क्या कर लिया, कुछ इस टाइप के सेंसेशनल वीडियोस बना देंगे कि ये आपने कर लिया तो आपको
आई थिंक क्लास मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अगेन विद द सेम थिंग कि बात वहीं आ जाती है कि बात वहीं आ जाती है कि हम राइट और रॉन्ग पर नहीं, हम उस पे जाते हैं जो आसान पड़ता है। तो जब आप कोर्स में रहते हो तो कोर्स में सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एजेंडा बस इतना हो जाता है कि हमें किसी तरह डिग्री मिल जाए। पता है, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा हाउंड करता रहेगा। एक बीए किया हुआ लड़का, एमए किया हुआ लड़का आजकल जॉब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पता है, कहीं ना तो कहीं फील्ड में जो स्किल होता है वो बहुत ही मिसिंग है। ठीक है, और सेम थिंग गोज विद दिस कोर्स। आप डिग्री ले लोगे और बिलीव मी, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ दम लोगों को ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सुनने में कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, नई जॉब मिल पाता है। उसका सिंपल सा रीजन ही यही है कि उस फील्ड में आपको स्किल नहीं है। तो थोड़ा हम ये सब देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसे आपको करना होगा, कहाँ मिल सकता है, आपके सिटीज में क्या हो सकता है, स्किल को लेकर क्या है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लेकर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, मैं लाइब्रेरी में नहीं Yes, sir, पढ़ाता you are हूँ। ठीक है, audible. ठीक है, ओके फाइन। अब हम आते हैं देखिए, सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा। क्लास चल रही है वैसे। सबसे बेसिक चीज माइंड में आता है कि ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा। देखिए, स्टूडेंट्स जॉब के लिए लाइब्रेरी में ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे 6 महीने की हो, चाहे 3 महीने की हो। अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रेनिंग कैसे होगी। अगर हम मानते हैं कि कोरोना के बाद सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो ट्रेनिंग में मनीष प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो ट्रेनिंग में जाने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आपको लाइब्रेरीज को अप्रोच करना होगा। वैसे तो लाइब्रेरीज खुद से इंटर्नशिप निकालती हैं, ठीक है। दिल्ली में जो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है या फिर और जो लाइब्रेरीज हैं, वहां पर इंटर्नशिप आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप कहाँ करें? देखिए, क्या है ना कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो है एजुकेशन के प्रति शुरू से उदासीन भाव रहा है, ठीक है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं रही है गवर्नमेंट, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का नहीं, ठीक है। जो भी मेरे बीएड के स्टूडेंट्स आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स आते हैं, ये प्रॉब्लम वहां पर भी है। सुखदेव प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो ये प्रॉब्लम वहां भी आती है। तो कहने का यहाँ मेरा अर्थ बस इतना है कि आप सभी लोगों के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, जो कि एक छोटा सा ऑफिस होगा। सुखदेव प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरीज होगा। बस होता क्या है कि वो ऑफिसेज या तो छोटी होंगी, या ऐसा होगा कि आपको उन लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग जो है बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अदरवाइज जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, आप सभी लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, छोटी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसा जैसा स्टेट गवर्नमेंट से कैपेसिटी है, वहां पर लाइब्रेरीज होती है स्टेट गवर्नमेंट की। और जब आप वहां जाके पता करेंगे, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का लाइब्रेरी होगा ना, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और आप वहां से 3 से 6 महीने आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर मैंने यहाँ से कोर्स कर रखा है और कितने दिन का ट्रेनिंग कैसे क्या करना है। I think there is someone asking something. एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। If you have any question, you मैसेजेस चेक कर लेता हूँ। दिल्ली में कहाँ से करें सर? नहीं, देखिए, एक चीज तो आप ये समझना होगा कि दिल्ली में बहुत से जगह है करने के लिए, ठीक है। आप दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन में जाइए, वहां तो रेगुलर खुद से भी आता है। लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही है। 90% देखो, एक चीज होता है, एक हिंदी में कहें कि फैल जाना। फैल जाना क्या है? कोई चीज आपको बताया गया, तो अब उसके बाद आप और कह दो कि सर कहाँ से करें, ये भी बता दीजिए। नहीं, ये आपको खुद लाइब्रेरीज पे जाना पड़ेगा भाई। आप आपके आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज है ना, आप वहाँ पता करिए, वो ट्रेनिंग देते हैं लाइब्रेरीज में। आप लाइब्रेरीज में जाइए, कंटिन्यूअसली परस्यू करिए। वहाँ जो लाइब्रेरियन होते हैं, वो आपको उसके रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड आई थिंक इस पे केटी यादव सर आप लोगों को ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और बताएंगे। तो ओवर टू यू केटी सर, प्लीज आप थोड़ा ट्रेनिंग और इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को। actually, थैंक यू अभिलाष सर। एक्चुअली जिन लोगों का ये सवाल है कि हम लाइब्रेरी में ट्रेनिंग कहाँ से करें या क्या, ये है, देखिए पहली चीज तो ये है कि लाइब्रेरी में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती क्यों है। हमने BLIS पूरा पढ़ लिया, पूरा बैचलर कोर्स कर लिया, CLIS कर लिया, MLIS कर लिया, सब कुछ कर लिया। देखिए, जब आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो लाइब्रेरीज है हमारी वो पहले जैसी नहीं रह गई हैं। जैसा हमारे कोर्स में देखिए कैटलॉग कार्ड बनाना सिखाया जाता है। जो भी मतलब जिन लोगों ने भी लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा होगा वो जान रहे होंगे, या जो कर रहे हो वो कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं ताकि हम अपनी बुक्स और जो भी रिसोर्स मटेरियल है लाइब्रेरी के उस तक पहुंच सकें। तो क्या होता है, पहले एक ट्रेडिशनल मेथड होता था कि एक कैटलॉगिंग कार्ड आता था 5x3 इंचेस साइज का, उस पर बनाते थे, पूरा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देते थे और उस कैटलॉगिंग कार्ड को हम रखते थे। और फिर उसके तहत हम सारे जितने हमारे यूजर्स आते थे हमारी लाइब्रेरी, तो उन तक हम वो कैटलॉगिंग कार्ड के थ्रू वो अपनी बुक्स तक पहुंचते थे। अपनी उस लाइब्रेरी के हर सेक्शन में जाकर के उसको उसका एक तरह से एड्रेस दिया रहता था, आइडेंटिटी होती थी, वो उस तक पहुंच पाते थे। मगर अब क्या हो चुका है कि
पिछले 10 सालों में लाइब्रेरी में एक बहुत ही एनॉर्मस चेंज आ चुका है। पूरी लाइब्रेरी डिजिटलाइज हो चुकी है और आपकी जितनी लाइब्रेरीज हैं इनको हैंडल करने के लिए आपको कैटलॉगिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। आपको कैटलॉगिंग कार्ड के बजाय अलग अलग सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत, अलग अलग सॉफ्टवेयर है मार्केट में जिसके तहत पूरी पूरी लाइब्रेरी मैनेज की जाती है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि आपको होम सर्विस तक दे सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आप अपने कोई भी बुक का सॉफ्ट कॉपी वहां से ले सकते हैं। तो इन किसी भी लाइब्रेरीज में थाउजेंड्स बुक जब होंगी वहां पे, तो जाहिर सी बात है उनके कब इशू हुई, किसके पास गई, कितने दिनों तक थी और आपके पास कितनी कॉपीज और बची, आप और कितने इश्यूज कर सकते हैं। ये एक डेटा मैनेजमेंट होता है। इसके लिए एक पूरा डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो इस डेटाबेस को संभालने के लिए क्या होता है, हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उन सॉफ्टवेयर को ही उस ट्रेनिंग के लिए सिखाया जाता है कि उन सॉफ्टवेयर में आप उस काम कैसे करेंगे, उस सॉफ्टवेयर से आप यूजर फ्रेंडली हो जाएं। इसीलिए ट्रेनिंग की जाती है। नहीं तो कैटलॉगिंग कार्ड तो आपने बनाना सीख ही लिया है, आपको पता है कैटलॉगिंग कार्ड है वो जो ट्रेडिशनल मेथड है कैसे। आपने प्रैक्टिकल्स में अगर जिन लोगों ने BLIS किया होगा उन्होंने प्रैक्टिकल जो किए होंगे, अगर इग्नू से अगर आपने किया होगा तो 229 का प्रैक्टिकल जो होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, उसमें आपने कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। कोहा सॉफ्टवेयर एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। हालांकि बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। देखिए कोहा भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सी है, एवरग्रीन है, आपका ओपेल है, ओपन बिब्लियो है, लाइब्रेरियन है। इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी को पूरा मैनेज करते हैं। वो पूरा डेटा बेस रखते हैं लाइब्रेरी कब गई है और कितने दिनों से है, मतलब एक एक बुक का क्या इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे उसमें पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, उसमें चेकआउट कैसे करते हैं, वेंडर्स कैसे करते हैं, सर्कुलेशन मॉड्यूल कैसे करते हैं, ये सब टेक्निकल चीजें जो उसमें आपको समझनी होंगी और उनको बनाना और उनको सीखना, इसी के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जब भी किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वहां जाकर के बैठना नहीं है कि आप जाके लाइब्रेरी में बैठ गए, आपको पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करना पड़ेगा। पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर से बहुत ही फ्रेंडली होना पड़ेगा और इन सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली तभी हो पाएंगे जब आप किसी लाइब्रेरी में इंटर्नशिप या किसी लाइब्रेरी में आप मतलब वहां काम किए होंगे और वहां इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने उस लाइब्रेरी को मैनेज करना सीखा होगा कि आपने पैटर्न्स कैसे बनाना है। देखिए हमारा अगर सेटअप तैयार हो जाएगा तो हो सके हम बहुत जल्द डेली बाइट पे कोहा का जो एक कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और इस पर कैसे काम करते हैं, इसका हम एक वीडियो आपको वीडियो लेक्चर दे सकते हैं उस पर, और आपको हो सके डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा डेली बाइट की तरफ से कि उसमें कोहा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। एक तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी उस पर, हफ्ते 7 या 8 दिन की, उसको आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि कोहा का एक प्राइमर फेसाई यूज कैसे करना है उसमें, जिससे प्राइमरी फंक्शन है वो सब आप उससे सीख सकते हैं कोहा के थ्रू। हालांकि कोहा के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहें तो उनसे भी सीख सकते हैं। तो देखिए ये चीजें तभी आप सीख पाएंगे जब आप किसी लाइब्रेरी से कनेक्ट होंगे। जब तक आप किसी लाइब्रेरी से कनेक्ट नहीं होंगे आप उन सॉफ्टवेयर को रन करना नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आप थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब आपको लाइब्रेरी को मैनेज करना है तो इसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी और इंटर्नशिप करने के बाद ही आपका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगा। उस बिना इंटर्नशिप के आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कभी नहीं अपने यहाँ हायर करेगी, क्योंकि आप सिर्फ जीरो है, आपका नॉलेज, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास डिग्री है। तो इंटर्नशिप की जरूरत बस यहीं पे पड़ती है। तो हमें ज्यादा कोशिश यही करना है कि हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश करें, और वो जानने का एक सबसे बेहतर तरीका है कि किसी लाइब्रेरी से कनेक्ट होके, और नहीं तो फिर उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके खुद उसको प्रैक्टिस करें, जो कि आपको लाइब्रेरी बहुत जल्द डेली बाइट पे मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके रिलेटेड, जिसमें आपको ये कोर्स आपको सिखाया जाएगा और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसको जो आपको बहुत हेल्प एडिंग करेगा टू यू कहीं भी आप इंटरव्यू में सर, मैं जाएंगे। यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि सर ने बताया, इसमें एक बहुत बारीक बात जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए जॉब्स भी दो तरह के हैं, या तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट के पीछे जा रहे हैं तब तो फिर होगा कि जब भाई वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करते हैं, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, तब तो ठीक है कि आपका हो गया भाई, चलो सो फार सो गुड, आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो गए, नो बडी इज आस्किंग आपका स्किल कितना है, नहीं है। लेकिन बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं
छोटे बड़े अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, तो वहां पर जैसा कि केटी सर ने बताया ना, वहां पर वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो नहीं लेंगे। एंड इवन दे पे हैवली। ठीक है, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे, आप गाजियाबाद वगैरह साइड में जाओ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव लाइब्रेरियंस। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव लाइब्रेरियंस। एंड द बेसिक थिंग ओवर हियर कि सारा चीज डिजिटल होते जा रहा है। उन सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी कोई भी प्राइवेट फर्म जो है आपको उसमें जॉब देगा या उसके रिगार्डिंग वो करेगा। अदरवाइज तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने डिग्री ले लिया और वो मुझे कोई प्राइवेट फर्म जॉब दे, तो टू बी वेरी क्लियर, वो टू बी वेरी फ्रैंक, वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि स्किल का कहीं ना तो कहीं जो है वो प्रॉब्लम जो है आ जा रही है। यस केटी सर, प्लीज कंटिन्यू। और थैंक यू अभिलाष सर। देखिए, इन सॉफ्टवेयर को जो है, इनसे आपको बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर आप लाइब्रेरी में, ये बात सही है, देखिए आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनकी जरूरत नहीं है आपको। तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है कि आप CLIS कर लिए, BLIS, जैसे बहुत लोग पूछते हैं सर BLIS कर लिए अब क्या करें। तो अब BLIS करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? उसके बाद पढ़ना है तो MLIS करिए। मगर आपको जॉब, अगर जॉब ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप BLIS कर लिए, तो आप प्रिपरेशन करिए। आपके ऐसा नहीं है, देखिए अभी DU में इस समय लाइब्रेरी अटेंडेंट की जॉब निकली हुई है, और अभी फरवरी में बिहार लाइब्रेरियन की जॉब निकली। देखिए वेरियस जॉब्स निकलती हैं, और कई ऐसे कॉलेजेस, और आपको देखिए ये क्या है ना कि कई बार होता है ये कॉलेज, देखिए अब DU DSSB से निकलेगा तो ये तो एडवर्टाइज होगा ओपन तरीके से। बिहार लाइब्रेरियन के लिए आएगा, ये भी ओपन तरीके से एडवर्टाइज होगा। मैं कई सारे ऐसे कॉलेजेस और ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होते हैं जो खुद पर्सनल लेवल पे ये निकालते हैं, पर उतना एडवर्टाइज नहीं हो पाता है। जैसे द हिंदू कॉलेज में कई बार एक अलग एक नोटिस आ जाता है और वो एडवर्टाइज हो जाता है, जिस तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो देखिए इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन खैर आपको दिल्ली बाइट पे मिल जाएगा, ऐसा कोई भी वो रहेगा। तो आपको जरूरत है कि आप देखिए, आप ट्रेनिंग करिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज लीजिए, और साथ में प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन मोड में जब आप रहेंगे तभी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने के लायक रहेंगे। और बिना गवर्नमेंट एग्जाम में बिना प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है बैठने का। उसके लिए आपको, और अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, अगर आपको लग रहा है आप BLIS कर लिए हैं, MLIS कर लिए हैं, तो ये जानिए कि प्रिपरेशन के हिसाब से अभी उसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया है। आपने सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें देखी हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में क्या होता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना पड़ता है। अभी तक आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तो उसके लिए कई सारे बुक्स आती हैं मार्केट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं पढ़ने प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान। कह रहे थे कुछ कैंडिडेट से कुछ एनीवन एनी क्वेश्चन टिल ओवर, या कुछ जो सर से कोई कुछ पूछना चाहता है। स्टूडेंट्स, एक चीज और, जस्ट अ सेकंड आशुतोष, ये वेबिनार्स आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। देखिए ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, लाइब्रेरी साइंस कितने लोग ना जागरूक हैं, इस तरह के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं, प्लीज आप जब बोला जाए, जब भी आपका टर्न आए, तो प्लीज माइक ऑन करिए और अपने जो आपको एक अधिकार मिलता है उसका सही इस्तेमाल क्वेश्चन पूछिए आपको। और ये यहाँ पे कोई हेजिटेशन मत करिए, ठीक है, कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, हमें पूछे या ना पूछे। जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप डायरेक्टली पूछिए। आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि उसको क्लियर करें कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट डोंट सिट लाइक डम एंड जस्ट लिसन। यस आशुतोष, यस प्लीज। Just a second, Sabina. Just a second. Let's ask. Yes, Ashutosh. Yeah, hi sir. So basically, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लाइक जनरली जो भी BLS या जो भी लाइब्रेरी साइंस परस्यू कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं एंड डिफरेंट उनकी एकेडमिक लेवल्स हो सकती है। फॉर मी राइट नाउ आई एम वर्किंग, मैं वर्क कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे वर्क कर रहा हूँ मैं। लाइब्रेरी साइंस को ऐसे मैं अपना बैकअप प्लान देख रहा हूँ। कमिंग टू एकेडमिकली मुझे एग्जाम में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं अभी BLS परस्यू कर रहा हूँ एंड आई विल ऑल्सो परस्यू MLS एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं नेट क्लियर कर लूँगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, दो चीज़ें थी कि एक बच्चे ने कमेंट में भी लिखा था कि जनरल जो एग्जाम्स आजकल आ रहे हैं गवर्नमेंट पे, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब अगर कोई वर्किंग है तो उसके लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस निकाल पाना थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाता है। एंड ये जितने भी इंटर्नशिप वाले जॉब्स होते हैं, दे बेसिकली पे यू 20,000 के करीब देते हैं। तो अगर कोई उससे बहुत ज़्यादा हायर अर्न कर रहा है तो उसके लिए कोई लॉजिकल नहीं बनता कि वो फिर 1-2 साल वो उस चीज़ में इंटर्नशिप करे। दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि MLS और नेट करने के बाद
बेसिकली जो पोस्ट निकल रही हैं, आई एम सीइंग कि एक ट्रेंड होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डेप्यूटी एंड देन लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन तो बहुत एंड की बात होगी। तो अगर आप थोड़ा सा इनलाइटन कर पाए कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्ट होती है उसमें कभी कभी वो डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स मांग देते हैं, तो इसमें क्या सीन हो जाता है? और भी डाउट्स हैं बट अभी ये दो अगर हाँ, तो आशुतोष आपका मेजर पहला डाउट तो ये है कि आप ये कह रहे हो कि अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो जो आपको जॉब मिलेगी वो 20-25 तक का मिलेगा, अगर कोई इससे ज्यादा हायर अर्न कर रहा है तो ट्रेनिंग करने क्यों जाएगा? ये तो है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब हमें एक्सपीरियंस तो चाहिए, बट ठीक है अनएथिकल मैं तरीके से जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मतलब फॉर एनीवन की वही बात है ना कि अगर उसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, इफ आई एम लाइक इंटेलिजेंट इनफ कि मैं बुक के मटेरियल्स और ये सब पढ़ के मैं कोर मैटर समझ जाता हूँ, कोहा भी समझ रहा हूँ, अगर मैं आईटी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोहा कोई बहुत बड़ी बात ठीक है। नहीं है। तो बट मैं एक्सपीरियंस वाले पार्ट को पूछ रहा हूँ कि वो कैसे हम लोग सॉल्व देखिए, कर सकते हैं। आपको इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका तो ये है, जैसे मान लीजिए आप इसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के नजरिए से मत देखो, आप जब गवर्नमेंट जॉब्स भी आते हैं ना उसमें भी बहुत सारे जगहों पर एक्सपीरियंस मांगता है वो, ठीक है। हाँ, तो वो Yes. या तो 3 महीने का होगा या 6 महीने का होगा, तो मिनिमम 3 या 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपको करना होगा। इवन इफ यू गो एट लाइब्रेरीज, आप निगोशिएट कर लीजिए उनसे ना, तो बहुत सी लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो नाइट शिफ्ट में काम करती है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको एज ए इंटर्न हायर करते हैं तो दिन भर बैठा के काम कराएंगे, इतना काम वहाँ होता नहीं है, ठीक है। वो आपको 2 घंटे 4 घंटे, अगर आप मान लो थोड़ा पढ़ भी रहे हो तो आप वही 4 घंटे वहां भी बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो किस तरह की लाइब्रेरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं 24/7 चलती हैं, ठीक है। तो आपके टाइम की सहूलियत के अनुसार भी आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आई थिंक आई एम ऑडिबल रहे होंगे उसमें ये मांगा है, तो ये बहुत कमी होता है कि एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। नहीं तो लगभग 90% केसेस में BLIS प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स ही मांगते हैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको वो वरी करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे आएगा। आप 90% केसेस में ओपन है जहाँ अपॉर्चुनिटी, वहाँ 10% के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी से जाके अगर आप नेगोशिएट करेंगे, वहां बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर वो इंटर्नशिप कराते होंगे तो वो आपके लिए नाइट शिफ्ट या जैसा सर बता रहे थे कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव आपको जरूर देंगे। इसके लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरीज के पास, क्योंकि बिना आप लाइब्रेरीज के पास, और एक ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक लाइब्रेरी के पास गए तो जाते ही आपका काम बन जाएगा। 2-3-4 लाइब्रेरीज आपको घूमनी पड़ेंगी, तभी आप कहीं मतलब समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है और आपको क्या लाइब्रेरीज मतलब आपसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार है कि नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि 90% ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको जॉब जो गवर्नमेंट आती है वहां पे एक्सपीरियंस लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए तो नहीं मांगता है। आप चाहें तो प्रिपरेशन करें और कंप्यूटर सर्टिफिकेट से एक अपनी जो भी आपके 1 ईयर सर्टिफिकेट मांगता है, ये मांगता है, इसके लिए आप वो करके आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी आप 10% केस में अगर आप चाहते हैं तो वो आप जा सकते हैं लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज पे या किसी भी प्राइवेट। देखिए लाइब्रेरीज ऐसा नहीं है कि आप किसी पब्लिक लाइब्रेरीज या डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पे जाएंगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, कुछ कॉलेज अगर प्राइवेट है वहां भी लाइब्रेरी है तो आप वहां भी जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट लाइब्रेरी, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां लाइब्रेरी चल रही है तो आप जाकर के वहां पता कर सकते हैं कि इंटर्नशिप कराएंगे या फिर क्या है उनका प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये किसी भी कॉलेज या पब्लिक लाइब्रेरीज या प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाके आप पता कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू सर। एक और डाउट था फॉलोअप में कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी BILS परस्यू कर रहा हूँ जुलाई सेशन में इग्नू के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल अभी जुलाई 2021 में मैं इसके एग्जाम्स दूंगा। तो जहां तक मैंने पता किया, मुझे ये पता चला कि जुलाई 2021 में मैं फिर MLS नहीं दे पाऊंगा, मुझे फिर 6 महीने का वेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ये आपको मैं लास्ट 30 मिनट्स में कवर करूंगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत है, ठीक है। पहला चीज, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, लास्ट 30 मिनट्स में इसको हम कवर करेंगे। अभी थोड़ा हम ये ट्रेनिंग और जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात कर लें, फिर कोर्स से रिलेटेड जो भी इशू है इग्नू के स्टूडेंट्स का उसको लास्ट 30 मिनट्स में हम एंटरटेन करेंगे। यस सफीना, कोई एक चीज पूछ रही आप लोग माइक ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए, देखिए टाइप कर रहे, टाइप अगर आप कर दिए हैं हो सके। यस रश्मि। Hello. यस Yeah, so actually I have a doubt that I am also pursuing the BLI, but I wanted to confirm कि इसके प्रिपरेशन के लिए कहाँ से बुक्स पढ़नी पड़ती है?
लाइक गवर्नमेंट पेपर्स के लिए? देखिए आपको गवर्नमेंट पेपर देना है ना, तो देखिए एक चीज तो हमारे देखिए आप इंडिया में हैं तो क्या है कि आप कितने भी सब्जेक्टिव नॉलेज रश्मित कौर, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए आप अगर इंडिया में हैं तो पहली चीज तो ये है कि आप कितना भी सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए आप बुक्स पढ़ लें, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत जरूरी होती है, ठीक है। आपने BLIS पढ़ा, BLIS में आपने तमाम 8-9 सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्रैक्टिकल कर लिए, कुआ के बारे में जान लिया, मतलब बहुत बहुत कुछ समझ लिया। मगर क्या है, जब आप एग्जाम के पेपर्स उठाएंगे ना और एग्जाम्स को देखेंगे तो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिल्कुल ही वो ऐसे नहीं है कि आपको जो अभी तक आपने पढ़े हैं, वो एक ही बहुत ही अलग डोमेन है, ठीक है। वहां आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मान लीजिए नेशनल लाइब्रेरी कब मतलब नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कुछ, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा जहाँ पे आपको वन वर्ड आंसर देना रहेगा। और ये क्या है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी उसी तरह की जो लास्ट ईयर के 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन जिसमें समड अप। तो जैसे कि आप बुक्स के लिए मैं कह सकता हूँ, AKB पब्लिकेशन की बुक आती है डॉक्टर अमित किशोर की, उसमें बहुत अच्छे से उसमें जितने भी मतलब वो दे रखे होते हैं, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप वहां से पढ़िए। उसको जितना ज्यादा आप उन क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगी, और वही क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, देखिए 4-5 हजार क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस का एक डोमेन है, उसी के 3-4 हजार क्वेश्चन में ही आपका एग्जाम में आने वाला है। उसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप उसको सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में फाइंड आउट करेंगे। सर वो बुक नेम रिपीट यस कर दीजिए सफीना, प्लीज। AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर की बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में लिखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप YK पब्लिशर्स की BK शर्मा की बुक आती है, R गुप्ता की पब्लिकेशन की बुक आती है। आप इन तीनों मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए सारी बुक्स हैं, ठीक है। R गुप्ता देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर ही आते हैं, आपने अगर दिया होगा BLIS का कहीं भी तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर ही आते हैं। वहां पे आपको OMR शीट भरनी होती है, ठीक है। उसमें सब्जेक्टिव पेपर्स नहीं आएंगे, लाइब्रेरी एटलीस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट तक और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट तक। हाँ ये संजू, यस प्लीज। हाँ सर मैं ये पूछना चाहती थी, क्या एक ही पब्लिशर की बुक पढ़े या फिर कई पब्लिशर की बुक पढ़नी पड़ेगी सर? नहीं देखिए देखिए पहली बात तो आप किसी भी एक पब्लिशर की बुक अच्छे से पढ़ ली ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नहीं सर, किसी किसी को सुना है कि 4-5 बुक्स पढ़ो उसी से सब तो कुछ हो सिलेक्शन हुआ जाएगा, कि नहीं तो जिन्होंने ये 4-5 पूछना बुक्स चाह रहे हैं पढ़ा? कि सरफीना काइंडली ऑफ योर माइक इफ यू हैव नॉट एनी क्वेश्चन। सफीना प्लीज स्विच ऑफ योर माइक इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा ओके ओके सफीना, ठीक है, एक सेकंड आप हाँ। बस आप लोग ऑन करके बोलिए, फिर इसको ऑफ कर लीजिए क्योंकि बहुत नॉइज हो रहा है उससे। एक्चुअली मुझे पूछना था, इग्नू में जो अभी एग्जाम होने वाले हैं क्या वो भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे? प्लीज इस पे हम बात करते हैं अभी, इग्नू के रिलेटेड लास्ट 30 मिनट्स हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे देखिए सबसे पहली चीज तो आप लोग ये नोट कर लो, कोई भी लाइब्रेरी से जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है ना वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। जैसे नॉर्मल SSC बैंक का पेपर होता है ना कि क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो वैसा ही होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि 100 नंबर का पेपर होगा तो 60 नंबर लाइब्रेरी का है, बाकी का 40 नंबर इंग्लिश हिंदी कुछ और वो रख सकते हैं। हाँ ये जनरल पेपर हो जाएंगे जो आपको हर जगह आते हैं, ये पार्ट हो सकता है। पर ये जो 60 नंबर के लाइब्रेरीज के क्वेश्चन आएंगे वो तो ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं, किसी भी जो भी ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए जैसे KVS वगैरह में कई बार ऐसा हो चुका है ना कि 150 मार्क्स का पेपर है तो 100 नंबर का आपको लाइब्रेरी का पूछेगा या 80 मार्क्स का, ठीक है। बाकी की 50-60 में वो क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी 10 क्वेश्चन आपको GA का दे सकता है, जनरल अवेयरनेस दे सकता है, या फिर रीजनिंग वगैरह कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, तो टोटल मिला के 50-60 हो जाएंगे। तो देखिए अब उस तरह के लाइब्रेरी का पोस्ट क्वालिफाई करने में बहुत बैलेंस वो चाहिए होता है। फिर आप KVS में एक रेप्यूटेड लाइब्रेरियन होते हैं जो कि एक गैजेटेड पोस्ट ऑफ जॉब होती है, जस्ट एक सिंगल प्रमोशन के बाद ही आप सेलेक्ट होते हैं, तो
ठीक है, तो फिर वो एक टोटल अलग डोमेन में चला जाता है। और इस तरह के एग्जाम्स के लिए आप एक लाइब्रेरी की बुक ले लीजिए, जैसा कि सर जो भी आपको ऑथर्स का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं बुक्स का नाम रिकमेंड नहीं करूंगा, वो सर ही बताएंगे आपको कौन से 3000 या 5000 बुक लेनी है। उसका रीजन ये है, मार्केट में आपको अरिहंत और आर गुप्ता का भी मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। किसी ऐसे एक ऑथर का लीजिए जो डायरेक्टली डेडिकेटेड टू लाइब्रेरी साइंस हो। और ये डिफरेंशिएट करना आप लोग सीख लीजिए कि जो कुछ भी आप पढ़े हो वो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो वो दोनों में जो क्वेश्चन आएगा ना, कोई संबंध नहीं दिखेगा बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव वे में ही आपको करना होगा या देखना होगा उसी हिसाब से। सरफीना आप कुछ और पूछ रही थी शायद। Sir, can I have your contact number, please? नहीं आप डेली वाइज पर कांटेक्ट करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि BLIS के रिगार्डिंग में बहुत सारे मल्टीपल स्टफ्स के रिगार्डिंग मैं हैंडल करता हूँ, तो मैं पर्सनल कांटेक्ट शेयर नहीं करता एक्चुअली। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करिए, मैं उस पर अटेंड करता हूँ, बाकी डेली वाइज पर तो आपको किया है। हाँ, एनीवन एल्स? यस निशा। सर मेरा क्वेश्चन केटी यादव सर से है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आप बता रहे हैं, अगर जैसे मैं अभी BLS ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है, जो रिजल्ट आता है, तो सर मुझे ये पूछना है, जैसे हम लोग जो थ्योरेटिकल प्रिपरेशन है वो तो ऑब्वियसली इग्नू का जो मटेरियल है उसको ही प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे एग्जाम्स में MCQs ही सर क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए अमित किशोर सर की बुक भी है मेरे पास, जो ऑलमोस्ट 3000 प्लस MCQs देते हैं। तो सर इतना इनफ होता है, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट हमें ऐड करना है या इनको ही रिपीटिव रिवीजन करने हैं इनके? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आप इवन यूपीएससी या PCS में भी बैठेंगे ना, तो उसका एक डोमेन होता है, वो 1000 2000 3000 क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। आप कभी भी किसी भी PCS तक के पेपर में बैठ के देख लीजिए, ठीक है, वो कहीं से अलग नहीं आते। देखिए, वो क्वेश्चन एक डोमेन के बाद खत्म हो जाते हैं, या उसमें से आपको थोड़ा इंटरचेंज करके पूछ सकता है, जो चीज मतलब थोड़ा आगे पीछे उसमें घुमा सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत एकदम अलग आने वाला है कि वो कुछ नया ही आ जाएगा एकदम, जो आपने एकदम डोमेन से बाहर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो 3000 4000 क्वेश्चन जो भी हैं, सारे पेपर्स जो है उन्हीं में से बनेंगे, बस पूछने का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, मगर आपके क्वेश्चन उसी में मिलेंगे, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं। सर एक और क्वेश्चन है जी, सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 1 ईयर सर कंप्यूटर कोर्स जो है मांगती है, जो भी मतलब की परमानेंट जॉब होती है गवर्नमेंट में, तो जो PGDCA है जी, तो सर मैं वो भी डिप्लोमा भी परस्यू कर रही हूँ, तो सर उसमें थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि अगर वो हम लोग पास आउट कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या हम ट्रेनिंग के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आप बता रहे हैं, एज अ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, स्किल्ड हमें बेसिकली बनना है, स्किल्स पे भी फोकस करना है, तो सर DPS जो है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है, क्या उसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है सर ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से लाइब्रेरी साइंस में? देखिए, ये क्या है ना, देखिए ये पर्सनल उस सेम इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। अगर वो इंटर्नशिप कराते होंगे तो वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, वो ये फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली आपको जा करके वहां पे आपके उस सॉफ्टवेयर को नॉलेज लेना है, जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे होंगे, चाहे वो कोआ हो, एवरग्रीन हो, तो वो आप किसी स्कूल से भी, स्कूल की लाइब्रेरी है वहां से भी वो चीजें सीख सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी है वहां से भी सीख सकते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के या मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरीज में अगर आपको वहां इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए तो वहां भी जाके सीख सकते हैं। मेन फोकस आपका उसी जो वो सॉफ्टवेयर हैंडलिंग है उस पर होना चाहिए कि वहां कैसे आप काम कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर में कैसे चेकआउट, इनपुट और ये सब कैसे बना रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को थ्रू पूरे लाइब्रेरी को। सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे लाइब्रेरी के एक डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, वही आपको सीखना और होता है। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसा कि निशा ने कहा कि सर मुझे कंप्यूटर कोर्स के रिगार्डिंग बात किया, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कोई कंप्यूटर कोर्स परस्यू करना है, क्योंकि बहुत जगह ना BLIS के साथ कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज मांगता है। कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज देखिए वो इसीलिए मांग रहा है क्योंकि लाइब्रेरीज डिजिटल होते जा रही हैं। तो उस केस में आप कोशिश करिए कि आप O लेवल वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, पाने की कोशिश करिए, उसको परस्यू करिए। निलेट जो कराती है
फॉर्मली डोएक सोसाइटी आप कहते थे, तो आप ओ लेवल लिखोगे गूगल पर, ओ लेवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग एजुकेशन ट्रेनिंग, वो निलेट जो भी उसका फुल फॉर्म हो, आप वो चेक कर लीजिए, या तो वो करवाएंगे या मतलब वही फॉर्मली डोएक सोसाइटी उसे कराती थी। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होता है। उसका रीजन ये है कि उसको आप नॉर्मल BLIS के डिग्री के साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन में भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं ओ लेवल का आप। तो उसको आप करिए, और वो हर जगह वैलिड इसलिए होता है क्योंकि उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो साल भर का होता है, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी है। ओ लेवल के कोर्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, कोई इतना कठिन नहीं है, थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कंप्यूटर कोर्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग का वो करना है तो आप ओ लेवल को परस्यू करने की कोशिश करिए, ठीक है, वो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज्यादा अच्छा होगा। बट सर मैंने अभी PGDC में एडमिशन ले लिया है, तो अभी क्या नहीं ठीक है, करूं आपने मैं? ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक ऐसी देखिए एक चीज और समझिए थोड़ा सा ना, होता क्या है, आप अगर ऑलरेडी डिग्री परस्यू करी, आप एग्जाम दे चुकी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकती हैं तो आपने नहीं दे रखा है, या फिर आपको अभी एग्जाम देना है, तो आप साथ में दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हो, ठीक है, वो लीगली वैलिड नहीं होता है। और खास करके जब लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर वाला डिग्री ले रहे हो तो दोनों हो सकता है कि आपको कभी एक साथ दिखाना पड़ जाए, तो जब भी आपको दोनों एक साथ दिखाना पड़ जाएगा तो वो हो जाएगी दिक्कत, ठीक है, कि वो लीगली वैलिड नहीं होता है। तो उस केस में ओ लेवल वाला चलता है। ओ लेवल चलता क्या मतलब, वो टोटली लीगल है, उसे आप दिखा सकते हो ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है। और ओ लेवल का कोर्स कोई बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है, हार्डली 2-3 हजार रुपए में उसका टोटल वो हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं ही ओ लेवल का पूरा शुरू कर देता हूँ, उसको बच्चों को मैं पढ़ा के ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप लोगों को दिलवा देता, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास मतलब टीचर एजुकेशन से ही मुझे फुर्सत नहीं है। तो ओ लेवल आप लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करिए, आप लोग नोट कर लो कि मुझे ओ लेवल के रिगार्डिंग थोड़ा सा आइडिया लेते रहना है कंप्यूटर कोर्स का, जहां तक कंसर्न है। ट्रिपल C मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल C का कोर्स जो है गिनती के शायद 72 आवर्स का है, कितने का है, तो टोटल मैक्सिमम वो 3 महीने में आता है, तो बहुत जगह वो मान्य नहीं होगा। कभी कभी KVS वगैरह में जॉब आ जाती है जहां पर आपसे कहता है कि कंप्यूटर होना चाहिए, तो उस केस में ओ लेवल हर जगह वैलिड है, ठीक है। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? यस सर, आई हैव यस वन रंजन। क्वेश्चन। सर जैसे कि आपने बताया कि ये जितने भी इसकी पोस्ट वगैरह होती है लाइब्रेरीज की, हिडन होती हैं, हमें पता नहीं चल पाता है, तो अगर उसकी कोई वेबसाइट वगैरह होगी जहाँ से हमें पता चल सके कि वैकेंसीज कहाँ आ रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज आप एक्चुअली इसके देखिए बारे में रंजन, बता ऐसा होता है कि जब वैकेंसीज आती हैं तो हम लोगों को पता होता है, लेकिन वाकई में डेली वाइट्स पर जितनी चीजें आपको कंटेंट दिखती है ना, वी आर फार बियॉन्ड द कंटेंट, वो हमारे काम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम नहीं होता कि हम उन चीजों के रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग्स बनाएं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी सर ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंट वाला जॉब निकला हुआ है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे उसका कोई वीडियो नहीं है, बहुत दिन से निकला हुआ है, ठीक है, नो बडी हैज टाइम, उनके पास समय नहीं है और मैं वो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, मेरे पास ना टाइम। 2-4 वैकेंसीज का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है पहले, ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि इसको हम लोग खुद जो है कवर करें। क्योंकि वैसे आप नोट कर लो कि आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, कहाँ पर वो आता है, कैसे आपको पता चलेगा। जब भी कहीं भी टीचिंग का जॉब निकलता है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग चेक किया करिए, ये मत सोचिए कि वो बीएड वालों का है, कि ऐसा हो सकता है कि उसमें नीचे लाइब्रेरियन का भी सीट हो। फॉर एग्जांपल जब KVS में जॉब निकले, आप चेक करोगे तो उसमें आपको लाइब्रेरियन का सीट मिलेगा। अभी अगले मंथ में, मई के महीने में, अगर थोड़ा सा कोरोना का सिचुएशन डाउन होता है तो DSSD में एडवर्टाइजमेंट आएगा ही आएगा, 15 या 16 18 मई को शायद आएगा। तो आप DSSD में चेक करना, तो हो सकता है उसमें लाइब्रेरियन का सीट होगा, क्योंकि अगर वो सभी स्कूल टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, तो वो टीचर रिक्रूटमेंट वाले में ही आपको लाइब्रेरियन का सीट मिलेगा, अलग से कुछ नहीं बहुत दिखाई देगा कि अलग से लाइब्रेरियन का आ रहा है। ओके सर। तो सर मतलब कोई वेबसाइट नहीं है, हमें स्पेशली जैसे निकलती स्कूल वैकेंसीज निकलती है, हमें उसी पे सर्च करना है? नहीं देखिए क्या है ना, ये डोमेन इतना वास्ट है नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए आप लोग एक बात तो समझ लीजिए, किसी भी चीज का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है। अगर ऑनलाइन जो लोग कंटेंट का, जैसे मान लीजिए ये जो जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरा सेल्फ का इनिशिएटिव है, 1 घंटा बैठने का मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, पॉइंट समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं ना, लाइब्रेरी साइंस का ऑडियंस ही इतना है, ठीक है ना, कहा जाता है मेढक मुंह खुलाएगा तो बैल के बराबर नहीं होगा। तो इस पे काम करने वाले लोग ही कम है, क्योंकि वो काम करेंगे, मान लीजिए कोई वेबसाइट हो जहाँ सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब कैंडिडेट ही करने वाले बहुत कम है, उसमें से भी सारे तो पहुंच नहीं जाएंगे उनके वेबसाइट पर, 100 लोग हैं तो 100 में 10 लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसमें आपको स्वयं जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में अगर किसी बच्चे को SSC और बैंक PO का इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फ्लडेड है मार्केट, क्यों? क्योंकि एवरी नेक्स्ट कैंडिडेट उसकी चीज को कर रहा है।
तो वो कुछ भी शुरू कर देंगे, वो आपको एक शॉर्ट नोटिस भी आ गया ना, उसका भी वो वीडियो बना के डाल देंगे, तो वो उसको 1 लाख लोग देखने वाले हैं, तो वो फिर उसके बाद कहेंगे कि अरे देखो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। नो बडी इज वर्किंग फॉर यू इन फ्री, ठीक है, वो फ्री में नहीं दे रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी बुक या कोई भी चीज लेने आते हो तो क्यों पेड है? क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑडियंस है ना, वो पेड ही रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। जब अभी मैं कोई चीज रिलीज करूं, लाइब्रेरी साइंस का कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट आ जाए, उसको 1 लाख लोग देखें, मैं खुद ही फ्री कर दूंगा। आप समझ रहे हो, 1 लाख व्यूअरशिप विल क्रिएट ए डिफरेंस। तो इसीलिए इस तरह के वेबसाइट्स नहीं है, तो थोड़ा उसको लेके आपको जागरूक रहना होगा, आपको नोट करना होगा ये बात कि कहीं केवी में जॉब निकल रहा है, नवोदय विद्यालय में निकल रहा है, DTSSB में निकल रहा है, कहीं टीचिंग का जॉब निकल रहा है, तो वहां पर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कब जो है लाइब्रेरीज में जो है वहां का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्योंकि वो उसी के साथ रिक्रूटमेंट होता है उसमें। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? सर हाँ, अभी आप ये साहब एक पहले अभिलाषा का गैजेटेड क्वेश्चन, जॉब को लेके आशुतोष बोल रहे थे। अभिलाषा आप कुछ कह रही हैं? ये सर मुझे ये पूछना था, डीयू में जो सेमी प्रोफेशनल की जो वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है अपार्ट फ्रॉम दिस MCQ, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, तो उसकी हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? किटी सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, देखिए जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है ना, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसके लिए आप ज्यादा देखिए, इसके लिए कोई बुक्स बनी नहीं होती कभी भी। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, पूछे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कौन सी बुक है, उसके लिए 4-5 बुक पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो उसके लिए कोई बुक नहीं होता डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। आप बस इग्नू का जो आप मटेरियल, उसको इसलिए मैं कहूंगा पढ़ने के लिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे होता है। आप उसको पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज कि आपके उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में, उसको उठाइए और सेम उस टॉपिक को वहां से पढ़िए, ठीक है। वो आप बस कर सकते हैं इग्नू के मटेरियल से, क्योंकि इग्नू का मटेरियल एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मटेरियल है जो मतलब फैक्चुअल बेस है, तो उसको आप प्रिफर कर सकते हैं इग्नू के मटेरियल में। हाँ, ये आशुतोष। अभिलाषा, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हुआ। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की बात है तो आप इग्नू के मटेरियल रेफर करिए, और बहुत ज्यादा मटेरियल मत रेफर करिए। 1-2 यूनिवर्सिटीज जहां से भी आप डिग्री परस्यू कर रही हैं, उसका सब्जेक्टिव मटेरियल कभी भी सफिशिएंट होता है, ठीक है। आप बट आई थिंक सर वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इज नॉट अबाउट मोर ऑफ द लाइब्रेरी, उसमें शायद ये तो लेटर वगैरह ऐसे, इट वाज मोर अबाउट दिस कि लेटर्स वगैरह कैसे लिखना होता है लाइब्रेरियन को, या फिर एसेज जो है आपका राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए। देखिए आप जब एक मिनट सुनिए, आप BLIS करती हैं तो देखिए इग्नू के BLIS में एक उसमें कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है अलग से, ठीक है। वो सब्जेक्ट इसीलिए है, उसमें लेटर राइटिंग और ये सब चीजें उसमें पढ़ाए जाते हैं, तो वो एक पार्ट ही है उसका। तो आपको वहाँ वो भी वो बुक में मिलेगा। उस बुक को जब इग्नू के पूरे 9 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप मेरे ख्याल से वो 2 to 4 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 to 4 है। हाँ 2 to 5 है। तो उसको जब आप पढ़ेंगी तो उसमें आपको सारे पैटर्न, सारे सेट उसमें दिए हुए हैं। तो आपका जो इग्नू का मटेरियल है ना, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको जरूरत है, आप बस सिलेबस देखिए क्या आपको चाहिए, तो वो जो चाहिए वो वहां से आप उसको रेफर करिए वहां पे जाके। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, एक सेकंड मनीष, कुछ देखिए प्लीज आप लोग ना ये चैट में अपने कांटेक्ट डिटेल्स और क्वेरीज मत शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सभी लोगों को पर्सनली जान रहे हैं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन वी विल नॉट होल्ड एनी रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। ये ऑनलाइन जिस तरह आप लोग नंबर शेयर कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। वो किसी भी एज ग्रुप का कोई भी हो, ठीक है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है, तो ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वयं से सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। हाँ यश, मनीष, उसके बाद आशुतोष आप पूछ सकते हैं। सर मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो सर मैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड हूँ, तो हिंदी मीडियम के लिए इसमें है बुक्स मेरे को प्रोवाइड हो जाएंगी सर? देखिए जहां तक इग्नू की बात है, अगर आप इग्नू से एडमिशन लिए हैं तो इग्नू का तो हाँ 6 बज चुका है ना, हम थोड़ा इग्नू से क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। ओके, तो जहां तक इग्नू से रिलेटेड क्वेरीज का आपका सवाल है, तो देखिए इग्नू का मटेरियल इंग्लिश में, इग्नू का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में, लेकिन गाइड बुक्स मार्केट में जसमीत कौर की बुक आती है पिंक रंग की एक, वो हिंदी में आती है, ठीक है। तो 1-2 अलग अलग प्राइवेट ऑथर्स हैं, उनकी आपको बुक मिल जाएगी हिंदी में, लेकिन इग्नू का ऑफिशियल कंटेंट हिंदी में नहीं आता लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा, गाइड बुक्स आती है वो आप ले सकते हो, सफिशिएंट है। सर जैसे कि आगे चल के मैं जॉब वॉब के लिए रिगार्डिंग करूं, तो जैसे मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा वीकनेस है,
तो मैं आगे सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, इस तरीके नहीं से। नहीं, बुक्स आते हैं सफिशिएंट। आई थिंक हिंदी के ऑब्जेक्टिव बुक भी आते हैं केटी सर, क्यों? यस, ये ऑब्जेक्टिव बुक्स भी आते हैं, हिंदी के सब आते हैं ऑब्जेक्टिव बुक। देखिए जो बात इंग्लिश की है ना, देखिए थोड़ा तो आपको इंग्लिश के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में इसी इंग्लिश की वजह से ही एक अलग कोर्स अभी मैंने बताया 2 to 5 ऐड किया जाता है, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट मतलब इतना नॉलेज थोड़ा बहुत आपको अपने समझने के लिए होना चाहिए कि अगर क्योंकि देखिए लाइब्रेरी क्या है कि एक वो है प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपका जो कस्टमर जो यूजर आएगा वो कोई भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास आप उसको उसकी बातें मतलब अगर वो आके इंग्लिश में कोई चीज या कुछ भी अगर मांगता है जनरल, या वो ज्यादातर जनरल तो ये सब इंग्लिश में पब्लिश होती हैं, तो इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंग्लिश तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मगर ये कहिए कि इंग्लिश की वजह से कोई काम रुकेगा तो ये नहीं है, रुकेगा नहीं, बट आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट रखिए। ठीक है सर, बेसिक। अब जो भी बच्चे इग्नू से और असाइनमेंट से रिलेटेड जिनको भी क्वेश्चन है, कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम हो रहे हैं, इग्नू के जो स्टूडेंट्स है वो प्लीज पूछिए अपने अपने क्वेश्चन एक एक करके। यस आशुतोष। हेलो। पहले एक पूछ रहा था मैं कि आपने एक कोई गजेटेड वैकेंसी के बारे में बताया था, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था, तो एक बार अगर फिर से बता देते। अच्छा, देखिए लाइब्रेरियन में जो लाइब्रेरी में सबसे टॉप का पोस्ट होता है ना लाइब्रेरियन, अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो लाइब्रेरियन क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, अगर आप लाइब्रेरियन हो तो 6000 पेमेंट की जॉब होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन फिर उसमें MLIS किया हुआ होना जरूरी है, MLIS के साथ नेट पास होना जरूरी होता है, MLIS प्लस नेट, तब आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन आप BLIS कर रखे हो, आप KVS वगैरह में जॉब के लिए फॉर्म भरते हो तो 4600 पे बैंड की जॉब होती है, तब वो गेस्टेड नहीं होता है, 1-2 प्रमोशन के बाद हो जाएगा। ठीक है, जो KVS में निकलता है 4600 पे बैंड। आई थिंक आप लोगों को पेमेंट समझ में आता है जॉब्स का? अच्छा, पेमेंट नहीं पता है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ पेमेंट क्या होता है। किसी भी जॉब में आप कहीं भी जा रहे हो तो बेसिकली कोई भी ग्रुप डी का जॉब होगा तो वो 1800 या 1900 पे बैंड का होगा, ग्रुप सी का होगा तो आप कह लो रेलवे में 2400 पे बैंड भी होता है, अदरवाइज बाकी के सभी जगह 2800 पे बैंड होगा। उसके बाद 4200 पे बैंड होगा, तो 4200 पे बैंड का मतलब हो गया आप ग्रुप बी जॉब में होगे। ठीक है, 4600 पे बैंड का मतलब हो गया आप ग्रुप बी में थोड़े सीनियर हो गया, ग्रुप बी में ही होगे। ठीक है, 5400 पे बैंड पर कोई भी IAS और TCS का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, 5400 पे बैंड IAS सिविल सर्वेंट्स का, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है वो 6000 पे बैंड पर होता है। ठीक है, तो एक 5400 पे बैंड से गैजेटेड पोस्ट, और 5400 पे बैंड से मतलब होता है कि गेस्टेड पोस्ट है आपका। पे बैंड से मतलब होता है कि गेस्टेड पोस्ट। हाँ यस रश्मि। हेलो सर, मेरे को इग्नू के रिलेटेड और NIELT के रिलेटेड ना 2-3 क्वेरीज हैं। फर्स्ट तो ये मैंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, तो अभी तक मेरा जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है इग्नू में। कब लिया था आपने? जनवरी? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ दिन में हो जाएगा, आप 30 दिन रुक जाओ, 30 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन अभी दूसरे साइड चल रहा है। नहीं, 30 दिन से तो ज्यादा हो गए हैं, बट एडमिशन अभी चल रहा है। हेलो, ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी सर, जस्ट अ सेकंड। जो ओ लेवल में का होता है कोर्स, वो भी मैंने अप्लाई किया था उसमें, लेकिन मेरा फॉर्म गलत होने की वजह से वो भी पेंडिंग में था। तो उसमें मुझे ये पूछना था, प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए वो मतलब मैंने देखा था वीडियो कि प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए किसी से साइन करवाना पड़ता है वो। अच्छा, ओ लेवल में आप कह रहे हो? नहीं, पहले तो आपको ओ लेवल में परेशान नहीं होना, पहले तो अपना फॉर्म फिल कर दिया तो पहले आप अपना एग्जाम दे लो। ठीक है, बट मेरा फॉर्म सर एक्चुअली गलत फिल हो गया था, तो वो भी उन्होंने बोला कि अभी आप फिल मत करो एग्जाम। अगर आपका फॉर्म फिल हो गया तो आप प्रोजेक्ट पर बात ही क्यों कर रहे हो? प्रोजेक्ट बहुत बात की चीज है, उसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जब एक बार आप कर लोगे ना कोर्स में, चारों सब्जेक्ट का पेपर दे लोगे, प्रैक्टिकल का एग्जाम दे लोगे, तो प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, प्रोजेक्ट अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो ये मत कैसे एक्चुअली मैंने जब फॉर्म फिल किया था ना, उसमें गलती से मुझसे जो फोटोग्राफ होती है उसकी जगह आधार कार्ड अपलोड हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि आप पहले अपना फॉर्म अमेंड करवा लो और उसके बाद आप एग्जाम भरना, उससे पहले मत भरो। तो वो लॉकडाउन हो गया, मैंने मेल कर दिया, पेमेंट कर दी, लेकिन वो ऑनलाइन भी एडिट हो जाएगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। अभी आप तो आपके साथ मिस्टेक हुई है ना, कुछ ऐसी चीज पूछी है जो हम लोग, क्योंकि अगर आप फोटो की जगह आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो जेन्युइन फॉल्ट जो दिख रहा है। ओके, हाँ यस सर, प्रतीक बात करो।
यस प्रतीक से। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि BLIS के ये अपने असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है? BLIS की जो असाइनमेंट की लास्ट डेट अभी तो 30 अप्रैल है, मगर मोस्ट प्रोबेबली ये डेट बढ़ेगी। हाँ हाँ बढ़ेगा श्योर सर। रहिए, 29-30 अप्रैल तक नोटिस आ जाएगा 15 मई का। ठीक है, दो सब्जेक्ट के कोई बच्चे दिक्कत हैं नहीं है, वो टेंशन फ्री रहिए। 30 अप्रैल वो बढ़ेगा आराम से कोई करिए, दिक्कत कोई नहीं, आराम दिक्कत से उसको टेंशन फ्री रहिए आप। सर। हाँ ये समरीन टेंशन जी सर, मुझे ये पूछना था सर कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो दिख नहीं रहा है। मेरा बैच जुलाई का था 2020 का। जुलाई वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आया नहीं है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ दिन बाद आएगा। आई थिंक आप अच्छा। अप्रैल मई 15 मई के अराउंड आप जो है 10 से 15 मई के अराउंड आप चेक करिए। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे अभी हमारा कोर्स तो कंप्लीट कुछ हुआ नहीं है, तो क्या हम कहीं लाइब्रेरी में जाके इंटर्नशिप के लिए बात कर सकते हैं? वो देंगे हमें देखिए, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी? आप देखिए, ये जो इंटर्नशिप होती है ना, ये टोटली डिपेंड करता है ये इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि वो आपसे डिग्री या कोर्स मांगेंगे कि आप ये देखिए, कहीं कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो फॉर्मली करा रहे होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं इनफॉर्मली भी कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके पास गई हैं। और आप अगर इनफॉर्मली कोई करा रहा है और सर्टिफिकेट दे देता है इंटर्नशिप का, तो ऐसा वो नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसी लाइब्रेरीज होते हैं जहाँ अनस्किल्ड एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, जो कि बाद में वो अपने BLIS CLIS की डिग्रीज लेते हैं। उससे कोई मतलब नहीं। आप अगर करा रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आप अगर कर भी लेंगे तो बिना BLIS और CLIS की डिग्री का उसका कोई यूज भी नहीं है। तो आपकी मर्जी, आप पहले करना चाह रहे हैं या बाद में करना चाह रहे हैं। एक एक करके। यस प्रतीक, क्या कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ यस प्रतीक। हाँ सर, मुझे ये पूछना है। हेलो। यस प्रियेश, एक मिनट सरिता, यू वेट। प्रियेश आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, पर उसमें ये 224 और 229 का पार्ट 2 सबमिट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बता सकते हैं वो कब होगा? देखिए, ये 224 जो है और 229 ये दोनों आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसका जो आपने जितना असाइनमेंट मिला है उसको करिए और वही सबमिट होगा। आपके ये जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट 2 है, ये जब आपका स्टडी सेंटर वहाँ प्रैक्टिकल कराएगा तो वहाँ आपको बताएगा कि वहाँ क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली 224 में आपको ये लिब्रा ऑफिस का एक PPT बनाना सिखाया जाएगा, और ये 229 में कोहा का पैटर्न और ये सब GSDL ये सब सिखाया जाएगा। वो सब आपको वहाँ बताया जाएगा स्टडी सेंटर। ये सर एग्जाम के बाद भी हो सकता है क्या? ये एग्जाम के बाद भी हो सकता है? नहीं, ये स्टडी सेंटर से आप स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करिए। आपके जो भी स्टडी सेंटर है वो प्रैक्टिकल वो कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल मस्ट है। बिना प्रैक्टिकल के आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और सर असाइनमेंट मार्क्स कितने दिन में अपडेट हो जाते हैं? एक सेकंड हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए प्रियेश, जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी अपडेट करते रहती है, टाइम लगता है। कभी किसी का 10 दिन में भी हो जाता है, किसी का 4 महीने में भी होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जिन कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि असाइनमेंट का डेट एक्सटेंड होगा, वो बिल्कुल एक्सटेंड होगा। जहां तक प्रैक्टिकल की बात है, वो आपकी स्टडी सेंटर पर ही पता चलेगा कि प्रैक्टिकल कब कैसे कहाँ होना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना के कारण प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो देखिए इस बार सवाल है एकदम सब्जेक्टिव होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी इस बार जो एग्जाम हुआ है वो सब्जेक्टिव हुआ है, उसके पहले ऑब्जेक्टिव हुआ था, वो कोरोना के कारण हुआ था। तो इस बार जुलाई में क्या होगा, देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव, हाँ, ये पूरा कोरोना सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हो सकती है क्या? ऑनलाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो परेशान मत होइएगा, मल्टीपल टाइम आसान है पास होना। पिछली बार तो क्या हुआ, 3 घंटे का पेपर था, बहुत आसान है। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, बच्चे 20-20 मिनट 25-25 मिनट में करके बैठे हुए थे। ठीक है, टेंटेटिव डेट सर एग्जाम की क्या हो सकती है? टेंटेटिव डेट जुलाई, जून जुलाई। सर ये जो ब्लिस वाला प्रैक्टिकल होगी फिर पहले भी हो सकती है? नहीं, ये आपके स्टडी सेंटर वाले बताएंगे ना, इस बात को आप समझिए। देखिए क्या है, पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं। जैसे मान लीजिए प्रियेश, अंजू, सरिता, समरीन, गौरव, मनीष, सब लोग का अलग अलग स्टडी सेंटर है। इन सब के स्टडी सेंटर वाले डिसाइड करेंगे कि मुझे अपने बच्चे का प्रैक्टिकल कब कराना है। तो अब मान लो किसी एरिया में लॉकडाउन हो, कोविड का सिचुएशन बहुत ज्यादा हो, तो अब वो क्या बोलेंगे कि हम प्रैक्टिकल कराएंगे इग्नू वालों का? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, तो उस डिबेट में हमें नहीं जाना, यूजुअली स्टडी सेंटर्स पर ही होता है। ठीक है, तो आपके स्टडी सेंटर वाले ही आपको बताएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे इस मसले में। ठीक है, हाँ हेलो सर, एक ये डाउट था कि जुलाई जैसे मेरा सेशन जुलाई 2020 का है और जुलाई 2021 में टेंटेटिव मेरे एग्जाम के डेट्स हैं, तो मैं जुलाई 2021 से ही अगर MLS परस्यू करना चाहता हूँ तो मतलब क्या प्रोसेस होगा कि मेरे 6 महीने बर्बाद ना हो? देखिए मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसका आपको कंफ्यूजन क्यों है। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई 2021 में MLS के फॉर्म्स निकलते हैं इग्नू के, तो उसमें वो मार्कशीट मांगते हैं और देखिए पहला चीज दो तीन बातें आप नोट कर लो। पहले तो इग्नू का एडमिशन बहुत लंबा चलता है, तो जब तक फाइनल डेट एक्सटेंड होता रहेगा तब तक आपका ना BLIS का रिजल्ट आ जाएगा। पहला चीज, इन केस नहीं आता है ना, तो जब इग्नू के MLIS का फॉर्म भरते हैं तो पूछता है कि क्या हमारे ही BLIS स्टूडेंट है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा, तो अगर ऐसा होगा तो वो इन एनी केस आप फॉर्म भर सकते हो, उसको लेके आपको परेशान नहीं होना। आप BLIS कंप्लीट करके तुरंत MLIS का फॉर्म भर सकते हो। और सर एक क्वेश्चन पूछना है। और आपको सजेशन यहाँ पर मैं ये दूंगा, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो तो इग्नू का जब फॉर्म आएगा तो वो एक्सटेंड होगा, जुलाई एंड तक जाएगा, कम से कम मिनिमम आई थिंक 16 अगस्त, हाँ सितंबर तक जाएगा, सितंबर लास्ट तक जाता है। उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यस प्रतीक। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जो अपना असाइनमेंट है वो रीजनल सेंटर, जैसे मेरा क्या है कि वो जयपुर है, तो अभी थोड़ा कोविड पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अजमेर में उसको मतलब ट्रांसफर करवा सकते हैं क्या सर सबमिटिंग के लिए, या ऑनलाइन ही कराऊं उसको जमा? देखिए जो रीजनल सेंटर है आप लोगों का, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीजनल सेंटर क्यों चेंज करना है आपको? और सभी जगह लाइब्रेरी साइंस का रीजनल सेंटर है भी नहीं। इग्नू का रीजनल सेंटर होना अलग चीज है और लाइब्रेरी साइंस का वहां पर काम होता है कि नहीं अलग चीज है। ठीक है, ये दो चीजें पहले आप चेक कर लेना। दूसरा चीज कि अगर आप ये कह रहे हो कि असाइनमेंट कर लें, वहां जाने में दिक्कत होगा, तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे आप एप्लीकेशन देके किसी भी रीजनल सेंटर पर जाके चेंज करा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पर मेरे को एक कर ले। स्टडी सेंटर जैसे अजमेर में भी आ रहा है सर हमारा। नहीं, आप कहाँ पर हो? मैं अजमेर में ही रहता हूँ सर, जयपुर में आया मेरा स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर आपका जयपुर में है? स्टडी सेंटर जयपुर में है, अजमेर में मैं रहता हूँ, और अजमेर में भी है एक स्टडी सेंटर हमारा इग्नू का। आपने अजमेर वाला क्यों, आपने जयपुर वाला क्यों भरा, अजमेर का क्यों नहीं भरा आपने? सर वो बाय मिस्टेक शायद या तो भर दिया गया टेक्निकल। तो ये प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है, इसको चेंज करा लीजिए और क्या, करवा के अपने एरिया में करवा लीजिए। वो एप्लीकेशन देके तुरंत चेंज हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। एक एप्लीकेशन दीजिए। और नहीं हो तो सर मतलब ये क्या बोलते हैं, अपने उन्होंने कहा था कि मेल से हो जाएगा, मेल डाल दो आप रीजनल सेंटर के ऊपर। क्या हमारा देखिए मेल का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि रिस्पांस नहीं ठीक से आ पाता है, लेकिन अगर आप रीजनल सेंटर एक बार विजिट कर लेंगे और वहाँ बोल देंगे, वैसे वो मेल से भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी चेंज हो जाएगा। रीजनल सेंटर पे जाके बोल देंगे, वहीं पर परफॉर्मा एक फॉर्म वहाँ पे रहता है रीजनल सेंटर, वो आप करके दे देंगे, वो तुरंत कर देंगे। ठीक है, आप मेल करके देख लीजिए, अगर नहीं होता है, रिस्पांस नहीं आता है तो रीजनल सेंटर पे विजिट कर लीजिए। जी सर। और एक मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ऑनलाइन सबमिट अगर कराना चाहे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा ये ऑनलाइन अगर सबमिट कर दो? देखिए ये ऑप्शन ओपन तो है ही कोरोना के कारण कि ऑनलाइन वाला सबमिट हो रहा है, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दिया है, क्योंकि पिछली बार तो था यही था कि ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं दिया है यूनिवर्सिटी ने। नहीं तो भी सर अपने पास में दोनों मतलब ऑप्शंस तो चालू है ही तो ना। आप अपना असाइनमेंट लिख के रखो ना, आप लिख के रखिए, क्यों आप PDF के पीछे परेशान हो रहे हो? लिख के रखा है ना सर, लिख के रखा है वो तो मैंने राइटिंग में लिख के रखिए, फिर उसको जब लिख के रखा है तो ले जाकर उसको दे दीजिएगा, और क्या, हार्ड कॉपी में देना बेस्ट है। और नहीं हो तो सर वो जो बनाया हुआ है सारा उसको अपलोड नहीं कर सकते अपन इसको ऑनलाइन पे? नहीं, ये तो रीजनल सेंटर क्या फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए आपने लिख रखा है ना, तो ले जाके लिखा हुआ सबमिट करिए। हाँ ठीक है, आपने लिख रखा है तो आप सीधी बात है, जब आपने मेहनत की हुई है तो उसको ले जाइए, उसको सबमिट करिए वहाँ पे। देखिए हार्ड कॉपी की एक अलग वैल्यू होती है, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। जी सर, सही बात है सर, अहमियत तो उसकी ज्यादा होती है। नहीं देखिए मार्क्स का ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स तो देखिए जैसे शुरुआत में ही जब वेबिनार शुरू हुआ तो मैंने कहा कि थैंक्स टू निशा फॉर की BLIS के रिगार्डिंग उन्होंने बोला वेबिनार कंडक्ट करने, तो शी हैड परचेज द असाइनमेंट आई थिंक, तो उनको मार्क्स भी अच्छा मिला होगा। वहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से हैंड रिटन असाइनमेंट ले गई थी, PDF ही था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, वही बता रही थी।
तो सर शायद आपने स्क्रीनशॉट भी लगाया था मार्क्स का, तो ऑलमोस्ट 90 के करीब ही आए 227 में असाइनमेंट में। वो स्कैंड कॉपी ही थी, सॉफ्ट कॉपी थी मेरे पास, हार्ड कॉपी नहीं थी, बट काफी अच्छे अच्छा, मार्क्स तो आए। आपने 227 का स्कैन कॉपी दिया था जो हमने भेजा था। हाँ, तो आपको जी मार्क्स सर। मुझे लगता है ठीक ठाक मिले रहे तो होंगे फिर। मैंने हाँ सर, मैंने शायद शेयर भी किया था आपको स्क्रीनशॉट की, मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, ऑलमोस्ट 80-90 के करीब मिले थे 270 में। सर एक लास्ट क्वेश्चन वैसे डेली वाइट्स पे जो लोग असाइनमेंट ले जाते हैं उनको मार्क्स मतलब 99% केसेस में अच्छा मिलता है। दैट रिस्पांस रेट हैज बीन गुड, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमें पता होता है कि वो क्या चेक करते हैं। तो हमने असाइनमेंट्स का डिजाइन का स्ट्रक्चर वैसा ही रखते हैं। दो मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं उसको आर्गुमेंटेटिव वे में ले जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज के क्रक्स को नहीं समझते हो कि वहां पर असाइनमेंट वो जाएगा कैसे, चेक कैसे होगा। वो हमें डिजाइन को लेकर पता रहता है कि वो क्या करने वाले हैं उसका। तो एज फार एज रिस्पॉन्स रेट इज कंसर्न तो अच्छा रहता है। इनफैक्ट एमए हिस्ट्री वगैरह में तो 90 तक मार्क्स बच्चों को 100 में 92, 95, 96, 99 तक मार्क्स असाइनमेंट में रहे हैं हमारे यहाँ से। असाइनमेंट जो लोग ले गए हैं। यस प्रतीक, यू आर सेइंग समथिंग। सर मुझे ये पूछना था। प्लीज। सर मुझे ये पूछना था लास्ट कि मतलब ये जो असाइनमेंट में 227, 228 है, जैसे 224, 225, 226 तो मतलब एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा जैसा हमारे को राइट करना है। 227, 228 और 229 में क्या है, कैसा प्रोसीजर है, ये पूछना। आप डेली वाइट से पेड मेंबर हो? 227 आप डेली वाइट से पेड मेंबर हो तो आपको हाँ, जी सर, असाइनमेंट पेड 227 मेंबर का हूँ, मिला होगा, डेली उसमें बताया गया होगा, वैसे ही कॉपी करके दे दीजिए। जी मिला है सर, मेरे को सारे मिले 2 to 9 सारा तक मिला है तो सारे। कॉपी करके दे दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो एज इट कोई इज वैसा ही प्रॉब्लम नहीं, रहेगा ना 2 सर। + 2 4 होता है। आप घुमा के ऐसे कर्सिव लिखो, डिजाइन में लिख दो, जैसे जी, मन जी। करना है वैसे लिख दो, 2 + 2 4 ही रहेगा। ओके सर, जी ओके सर, थैंक यू सर। बस ये सर हाँ, यस लव। सर हम इग्नू की तैयारी कैसे करें? ये जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आता है उससे ही करें या फिर जो गली बाबा वगैरह की हेल्प बुक्स हैं उनको भी लें? बेस्ट कौन सा रहेगा सर, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और फर्दर जॉब के पर्सपेक्टिव से, आगे जब हम किसी भी जॉब में जाना चाहें? जी सर। केटी सर की क्वेश्चन देखिए आप। एक मिनट फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन अपना, एक्चुअली देयर वाज अ ट्रबल। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो इग्नू की एग्जाम की तैयारी करते हैं और फर्दर जो हम जॉब की भी तैयारी करेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, तो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसे ही अच्छे से हम पढ़ें या फिर एग्जाम के लिए हम पहली बात, गली इग्नू के बाबा? एग्जाम देखिए, इग्नू के एग्जाम्स की जो बात कर रहे हैं आप, अगर इग्नू का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो जाहिर सी बात है उसमें 300 to 500 वर्ड्स में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसको 300-500 वर्ड में आप तभी लिख पाएंगे जब आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो उसके लिए तो आपको इग्नू के स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अगर उसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा वर्ड्स टफ होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, टफ होते हैं, अगर वो समझ सकते हैं आप तो वो बहुत बेस्ट है, उसमें बहुत डिटेल दिया है। बाकी गाइड से ये है कि आप, गाइड क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत लोग होते हैं एग्जाम के लिए समय जगते हैं एकदम 2 दिन पहले पढ़ना है, तो फिर लोग गाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसके लिए, मगर अगर आपको नंबर्स अच्छे लाने हैं और वास्तव में मतलब अगर उसमें कुछ बेहतर लिखना चाहते हैं, समझ करके लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो स्टडी मटेरियल ही है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी करना है, तो फिर गाइड रेफर कर सकते हैं आप। और रही बात गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए तो मैं बुक अभी बताया हूँ कि वो सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वहां पे आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छे से इन बुक्स को पढ़ेंगे लोग स्टडी मटेरियल को, तो ये हमें हेल्प करेंगे अच्छे से उसमें भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी? अब बिल्कुल हेल्प करेंगे। देखिए क्या है, जब आप पूरी एक कहानी पढ़ते हैं, देखिए ऐसे समझिए आपको पूरी कहानी पढ़ाएगी, पूरा महाभारत पढ़ाया गया, ठीक है, आपने पूरी महाभारत सुन ली, मगर जब आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है, पूरी महाभारत में कोई एक टॉपिक से उठा करके एक वर्ड का आंसर पूछा जाएगा। तो आपका अप्रोच तो सब्जेक्टिव रहा, आपने पूरी कहानी पढ़ी है,
मगर आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आपको अप्रोच करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो तभी देख पाएंगे जब आप 100 200 500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए रहेंगे, देखे रहेंगे। तो उसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे, भले ही कितनी भी बड़ी राम गाथा पढ़ ले, कि आपको उसमें से क्या आना है। अब एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ये आपको बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़े नहीं समझ में आएगा। सर हाँ यस यस प्लीज। हेलो सर। सर मैंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था और उस वक्त 15% डिस्काउंट के चक्कर में मैं सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया था। तो उसके चलते सर वैसा सॉफ्ट कॉपी तो ठीक से मिला नहीं, मतलब कुछ भी मिला नहीं, लेकिन मैं इग्नू का जो ऐप है उसमें से थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया। लेकिन अभी तो लग रहा है कि सर अगर हार्ड कॉपी मिल जाता तो अच्छा होता। तो अभी क्या किसी भी तरीके से हार्ड कॉपी मिल सकता है सर नहीं, इग्नू का बुक? ये आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट फॉर्म फिल करते समय ये 99% कैंडिडेट आजकल मिस्टेक कर रहे हैं, बोलता है 15% डिस्काउंट। भाई पढ़ने गए हो, 6000 रुपए फीस दे दिया तो 500 बचाने से वहां फायदा नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन इज और सर द मनी स्पेंट इन एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो सेविंग का जगह नहीं होता है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि मुझे बुक्स के लिए 300 रुपीज बचाना है। ठीक है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज नीदर लॉस नॉर सेविंग। राइट सर। और सर बाहर से कहीं से खरीद नहीं सकते इसको? यू कांट परचेज, वो आप नहीं ले सकते हो। और सर मैं एक्चुअली अभी एसएससी के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। तो मैं बेसिकली ये थोड़ा फील्ड जॉब है, तो मैं डेस्क जॉब करने के चक्कर में मैं BLIS में एडमिशन लिया और मेनली KVS का शायद एग्जाम दूंगा बाद में। तो इसके लिए सर एक आपने बुक बोले कि अमित किशोर का AKP पब्लिकेशन, और कोई बुक सर? YK पब्लिशर है, BK शर्मा, DK पांडे, R गुप्ता पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है सर। हाँ यस सर। हेलो सर नीरज का बुक कैसा है? एक सेकंड प्रीति। यस हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि पेपर थ्योरेटिकल होंगे कि ऑब्जेक्टिव होंगे? क्यों परेशान हो रहे हैं? सब्जेक्टिव वे को लेकर आप पढ़ते रहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। अगर इग्नू के एग्जाम्स नॉर्मल होंगे, वैसे अब ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी कराएगी नहीं। वो कोरोना का एकदम पहला फेज था तो लोगों को कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, तो उस समय यूनिवर्सिटी ने आनंद फानंद में ऑब्जेक्टिव करवा दिया। देखिए उसका रीजन ये है, उसका सिंपल सा रीजन ये है, ये जो BLIS का कोर्स है ना, ये इग्नू खुद नहीं कराती है। इग्नू का थर्ड पार्टी से टाई अप है BLIS के कोर्स को लेकर। तो थर्ड पार्टी के जैसा प्रपोजल होता है उसको इग्नू इम्प्लीमेंट करती है। बेसिक पॉइंट है ये बहुत पीछे की बात है। ये सारी बातें आप लोगों को नहीं पता, उतने टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है आप लोगों को। तो इसीलिए वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया और बाकी के सभी इग्नू के एग्जाम सब्जेक्टिव हुए हैं या किसी तरह पास कर दिया गया है, सेकेंड ईयर के बेसिस पर नंबर दे दिया गया। तो BLIS को ऑब्जेक्टिव कराने के पीछे रीजन वही था। ठीक है, तो प्रोबेबली मान के चलिए कि अगर सिचुएशन इज ऑलरेडी एट इट्स वर्स्ट as far as COVID-19 is concerned, तो even if situation gets little better in July, तो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसी की हाई है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ गया है, तब तक कहीं भी यूट्यूब और ऑनलाइन कोई भी आपको जानकारी दे रहा है, सब फालतू है। बस ऐसे ही जो है वो हवा में तीर चलाने जैसा है। अहम मौके पर लग गया तो सही बात है, फिर हल्ला करिए कि हमने आपको पहले ही बताया था, और अदरवाइज तो कोई आप उनसे पूछ तो सकते नहीं हो जाके। Yes, anyone else, any question? Yes. सर मुझे ये पता करना है, मैंने एक्चुअली BLS के एग्जाम फैब में दिए थे, फैब 2021 में। तो हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं, प्लस जो असाइनमेंट्स है उनका स्टेटस भी नॉट फाउंड बता रहा है। तो एनी अपडेट हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है? जो असाइनमेंट्स है उनका स्टेटस कब? फरवरी में दिया था आपने एग्जाम? जी सर, फैब में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा 30 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी आई थिंक 4th अपडेट या 5th अपडेट आना बाकी है। ठीक है, वो हो जाएगा। जो लोग भी फरवरी में एग्जाम दिए हैं, बहुत लोग असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट हो गया है, बहुत का नहीं अपडेट हुआ है। उसका रीजन ये है कि असाइनमेंट्स कुछ ऑनलाइन सबमिट हुए थे, कुछ ऑफलाइन सबमिट हुए, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, वो टाइम लगता है कभी कभी, और कुछ कैंडिडेट्स में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो 30 दिन के अंदर उसका नेक्स्ट अपडेट आएगा और वो हो जाएगा, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। तो सर अगर मैं MLIS में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो आप ले सकती हैं, आप फॉर्म भरिए, आपको फॉर्म भरने देंगे और वो बोलेंगे कि आप अगर इग्नू अपने BLIS अपने इग्नू से कर रखा है तो आपका MLIS का फॉर्म भरते समय वो आपका एडमिशन ले लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ओके, थैंक यू सर। हाँ, यस
पूछिए। केटी सर, जो सर मैंने इग्नू अभी में हाई पिछले स्कोर महीने एडमिशन हाँ यस बोलिए। पहले लव आप बोल लो फिर मनीष। सर मैंने अभी जी सर, इग्नू में हाई स्कोर के लिए केटी सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हम कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, या फिर गोल्ड मेडल अगर हमें देना हो तो हम किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से मैनेज करें पूरे स्टडी मटेरियल? देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो सीधा सबसे बड़ी चीज तो आप स्टडी मटेरियल से पढ़िए, ठीक है। और स्टडी मटेरियल से जब आप पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आपका अप्रोच बहुत ब्रॉड होगा, और आप स्टडी मटेरियल से पढ़िए और चीजों को बहुत ही समराइज करके लिखने की कोशिश करिएगा डिटेल्ड वे में, मतलब कम शब्दों में अच्छे से समझ में आए। बहुत कहानी भी नहीं लिखने की जरूरत होती। कई बार क्या होता है 500 वर्ड लिखने के चक्कर में बच्चे एकदम 2 पेज 4 पेज पूरा भरने लगते हैं। देखिए जो वहाँ प्रोफेसर बैठे होते हैं ना बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो 4 लाइनें पढ़ के आपकी बता देंगे कि आपका आंसर काम का है कि नहीं काम का। तो उनको डॉज करने की कोशिश कतई मत करिएगा। आप हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा, चीजें हमेशा और स्टडी मटेरियल से पढ़ के लिखिएगा, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। यस मनीष आप कुछ पूछ रहे थे। ओके थैंक यू। हाँ जी सर। सर मैंने पिछले महीने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था सर, वो मेरा कंट्रोल नंबर आ रहा है, तो वो एडमिशन कंफर्म है या अभी नहीं हुआ है? नहीं, एनरोलमेंट नंबर आएगा आपको 1-2 महीने बाद एनरोलमेंट नंबर आएगा। देखिए ऐसा है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो फॉर्म का भी तो एक नंबर होता है। फॉर्म फिलिंग डजंट मीन कि एडमिशन हो गया। मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत हो तो हम क्या होता है, हम अपने आप को सोचते हैं कि अच्छा मैंने फॉर्म भर दिया, मेरे फॉर्म पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या मेरा यही एनरोलमेंट नंबर है? नहीं, फॉर्म भरने का मतलब थोड़ी कि एडमिशन हो गया। 99% केसेस में एडमिशन हो जाता है, 1-2% में ही डॉक्यूमेंट में कमी होती है। तो यूनिवर्सिटी को तो पता नहीं किसके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो वो सर जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आता तब तक एडमिशन फाइनल नहीं है। पॉइंट यही है। तो सर अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, तो अभी टाइम आ जाएगा क्योंकि अभी एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है। महीने 30 दिन के अंदर आ जाएगा आपका भी। आप परेशान मत हो उसको लेकर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर या 1 साल में डीएसएसबी और केवीएस की वैकेंसी का क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और जो अभी हम लोग जिसका एग्जाम हम लोग जुलाई में देंगे जून 2020 वाले, क्या वो उसमें एलिजिबल है देने के लिए? देखिए नहीं, अभी जो DSSB में जो निकलेगा तो वो शायद मई में आने वाला है, तो उसमें फिर आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी जनवरी या फरवरी में एग्जाम दिए हैं वो लोग एलिजिबल रहेंगे, वो दे सकते हैं, ठीक है। DSSB में आने वाला। केवीएस का शायद साल के अंत में आएगा, क्योंकि केवीएस में काफी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। 2018 में आखिरी रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है। तो 2021 चल रहा है ना, तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का डिले चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब आजकल ठेके पर भर्ती बहुत ज्यादा कर रही है। तो क्योंकि जब वो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा तो साथ साथ तभी लाइब्रेरियन का भी रिक्रूटमेंट होगा, अलग से नहीं आएगा। तो अगर केवीएस का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेक्टेड है कि नवंबर तक आना चाहिए, तो आता है तो उसमें लाइब्रेरियन की सीट रहेगी, कम से कम 200 सीटें तो रहती ही है। और 4600 पे बैंड का जॉब है, तो मतलब आप मान के चलो कि 50 से 60 हजार रुपए सैलरी भी होगी, या ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगा। ये सर गवर्नमेंट जॉब की हेलो सर गवर्नमेंट जॉब के लिए इसमें लाइब्रेरियन के लिए कोचिंग की जरूरत होगी क्या सर? अब ये तो इंडिविजुअल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो आप लोग इस चीज से परहेज करिए कि हर चीज के लिए कोचिंग की जरूरत है। देखिए वो एक मार्केटिंग ट्रेंड भी बन गया है, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। देखिए हमें हेल्प उतना ही चाहिए। देखिए क्या है ना, आपके वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जहाँ आपको मेहनत करना है। 10 दिन कोचिंग जाएंगे, अच्छा लगेगा, 11वें दिन से उसी माहौल में फिर ढल जाएंगे। तो आप एग्जाम क्रैक करने का स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये इस एग्जाम में क्या पूछ रहा है, मुझे ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, मुझे लाइब्रेरी का सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, मुझे इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, और मुझे और सारी चीजें कहाँ से पढ़नी है, उनका आप एक लिस्ट बनाइए और उसको वहीं से पढ़िए, ठीक है। सिंपल सी बात। अब उसके लिए आपको कोचिंग को जाना है, किसी टीचर को जाना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट एज फार एज वी अंडरस्टैंड, कोचिंग की जरूरत नहीं है। सर ये ओ लेवल के बारे में एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं और कौन सा करें और कहाँ से करें? ओ लेवल इज अ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। वो साल भर का कंप्यूटर कोर्स होता है। उसको आप गूगल पे सर्च करिए ओ लेवल, आप खुद ही पहुंच जाएंगे। ओ लेवल फॉर्मरली वो डोएक सोसाइटी उसे कराती थी। वो साल भर का एक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसको BLIS के स्टूडेंट्स को मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ।
कि कंप्यूटर का कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत से जॉब्स में वो मांगता है कंप्यूटर का कोर्स। ये ऑनलाइन होता है कैसे? नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे इग्नू का एग्जाम हो रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही ओ लेवल का भी एग्जाम होगा। नहीं नहीं नहीं, ओ लेवल इज डिफरेंट, वो अलग। नहीं नहीं, निलिट कराती है ओ लेवल। ओ लेवल निलिट कराती है। ओके सर, थैंक यू सर। ट्रिपल सी किया हुआ है तो भी हाँ, ट्रिपल सी नहीं, ट्रिपल सी से आपका काम नहीं होगा, ठीक है, ओ लेवल करना पड़ेगा आपको। जिनको डाउट है, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाई देता हूँ ओ लेवल क्या है, मुझे एक सेकंड। देखिए जो ट्रिपल सी है ना, वो क्या है कि 3 मंथ के ही कोर्स है, ठीक है। तो जहाँ भी आपके एडवर्टाइजमेंट में 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगेगा ना, तो वहाँ ट्रिपल सी इनवैलिड हो जाता है, ट्रिपल सी फिर वहाँ पे लागू नहीं होगा। और ओ लेवल क्या है, कंप्लीट 1 ईयर कोर्स है, उसमें वो हर जगह मान्य भी है और हर जगह ओ लेवल का मतलब वेरीफाइड है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए, 1 ईयर कोर्स के नाम पे। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा? हाँ, तो देखिए गूगल पर मैंने ओ लेवल लिखा है। ओ लेवल पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे, निलिट इसे कराती है, ठीक है। सीधा आप उस वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्म ये है, जो इसके पहले जैसे इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है ना, जनवरी जुलाई साइकिल में, सेम टू सेम ओ लेवल में भी ऐसे ही एडमिशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, आप जाके ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। साल में 2 बार इसका भी फॉर्म आता है, वही जनवरी जुलाई साइकिल वाला सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक है। देखिए ओ लेवल, ठीक है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको आगे कैसे करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लासेस सर, इसकी क्लासेस वगैरह सर? अरे यार, एक तो आप लोग ऐसा सवाल मत पूछिया करिए जो बहुत ही इरिटेटिंग हो। हर चीज के लिए कोचिंग और क्लास। नहीं देखिए, ये जो आपको इग्नू को पढ़ने के लिए आपको क्लास की कैसे क्लास कर रहे हैं, इग्नू क्लास तो करा नहीं रहा, स्टडी सेंटर पे बुला नहीं रहा, इस समय कोविड चल रहा है। तो ये चीजें वैसी हैं, आपको खुद से पढ़ना है, उसकी बुक्स हैं, उसको खुद से पढ़ के दीजिए। हाँ, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो 20-25 हजार लेके कराते हैं, तो आप वहां जाके अगर आपको लगता है आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकंड सफीना, एक सेकंड। देखिए ऐसा है कि ये वेबिनार बेसिकली BLIS के रिगार्डिंग है, अदरवाइज मैं एक करियर जॉब काउंसलर हूँ, उसके रिगार्डिंग ठीक है। मेरे वेबिनार्स रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। आप लोग अगर डेली बाइट्स में पेड मेंबर होंगे तो उस पर आप लोग नोटिफिकेशन देखते होंगे, आता होगा कि जॉब है, पोस्ट कोविड जॉब या सिनेरियो, तो उसमें मैं लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे में इन बातों को बोल के बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट कुछ दिन पहले महीने के एंड में होता तो आई थिंक 1.5 घंटे का मेरा वेबिनार 3 घंटे तक चला था। दैट वाज द रिस्पांस रेट ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट मेरा यहाँ पर कहना ये है कि इन वेबिनार्स में आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। कहने का सेंस है कोर इंफॉर्मेशन। वो बिजनेस वेबिनार्स नहीं होते हैं मेरे, ठीक है। वो मेरे बिजनेस वेबिनार जब होते हैं तो मुझे पेड ही इनविटेशन आता है कि मैं 1 घंटे बोलूंगा तो 3000 या 5000 जो भी मेरा रेट है वो मैं उस हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं डेली बाइट्स पर वहाँ फिर पेड एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, डेली बाइट्स से वेबिनार कंडक्ट होते हैं, तो वो डेली बाइट्स से वेबिनार कंडक्ट होते हैं, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक राइट इंफॉर्मेशन, एकदम राइट अप्रोच से देता हूँ। तो हर बात के लिए कोचिंग, ये कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे, ठीक है। आप लोग अगर इस वेबिनार में ज्वाइन है तो मिनिमम पढ़े लिखे हैं, साक्षर आप हैं, ठीक है। उसको जाके ज्वाइन करिए, पता करिए हर चीज का कोचिंग, या फिर आप जाएंगे तो हर जगह से आपसे 25-50 हजार ले लिया जाएगा और अंत में बात वही आ जाएगी कि आपको पास करना है, ठीक है। हमसे बात वही आ जाएगी कि आपको पास करना है। देखिए एक चीज आप लोग बहुत क्लियर रहा करिए कि कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मैनेजमेंट कभी भी आपके अंदर पोटेंशियल नहीं ला सकता है, वो आपको खुद लाना है। और सेल्फ स्टडी का पोटेंशियल अल्टीमेटली आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा। और एक बार आपका सेल्फ स्टडी का पोटेंशियल आ गया ना, तो आपको इस दुनिया में ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको एक गाइडेंस चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है, बाकी लास्ट में करना आप ही को है, चाहे आप कैसे करिए। तो वो सेल्फ स्टडी वाला कॉन्सेप्ट अपने अंदर अच्छा, और ये हम आपको ऐसा फिलॉसफी नहीं कह रहे हैं। जैसे कोई भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं ना, उसका बस प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बुक्स लिख लीजिए कि उस संस्था में क्या चल रहा है, चीजों को नोट कर लीजिए, उसको कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो मार्केट में ट्रिपल सी के भी कोचिंग होती है 10-10 हजार रुपए की,
ठीक है। और जब आई थिंक पता नहीं मैंने 2015 या 14 में जब मैंने कभी वो ट्रिपल सी का एग्जाम दे रखा था, तो आई वाज लाइक कि मैं घूमते घामते गया, मैं बैठा पेपर में जो आया टिक कर दिया, मुझे मिल गया सर्टिफिकेट, खत्म बात। थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर आती है आप पास कर लोगे। अब करने वाले उसके भी 10,000 का कोचिंग कर रहे हैं जाके, उसके बाद भी फेल हो जा रहे हैं। तो अंत में पॉइंट वही आ जाएगा कि आपने 24 घंटे में बुक उठा के देखी कि नहीं देखी। अभी आपने ओ लेवल कोर्स के रिगार्डिंग आपने कुछ नहीं देखा कि कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है, क्या प्रैक्टिकल है, वो नहीं, कोचिंग हम पहले तलाश रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग बचिए। और यही सेम चीज लाइब्रेरी साइंस में भी जा रहा है। ठीक है, जैसे सर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव बुक लेना है, मैं देख रहा होता कि 19% बच्चे अभी इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि सर का बार बार ऑब्जेक्टिव बुक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक से सिंपल सा, जैसे सर कह रहे हैं कि आप कोई भी लाइब्रेरी से एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव बुक लेना है। क्यों लेना है ऑब्जेक्टिव बुक? जैसे मान लो मेरे टेबल पे कोई बुक हो, अब इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक लाइन आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो होगा क्या, जब इसको आप रामायण की तरफ पढ़ लोगे तो कहानी की तरफ पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, लेकिन सडनली मैं बीच में से कोई एक लाइन उठा के पूछ दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्या पढ़ा था, बस सुना सुना लग रहा है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव बुक लेना भी जरूरी है। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं सब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ना है तो आप अपना इग्नू का बुक पढ़िए, लेकिन जब सेम लाइब्रेरी साइंस की जॉब की बात आ रही है तो सर आपको दूसरे बुक रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में दे रखा है कि उस लाइन को ऑब्जेक्टिव वे में वो कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा आप लोग इसको फील करके देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों उसको आपको ऑब्जेक्टिव बुक लेने की जरूरत है। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप बहुत सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही आप ओ लेवल का एग्जाम देने जाओगे 40 क्वेश्चन ओ लेवल में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 60 नंबर सब्जेक्टिव आएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन पढ़ तो आप थ्योरी रहे हो कंप्यूटर में। तो ये आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी ऑब्जेक्टिव वे में ही होना चाहिए। यस सरफीना, आप कुछ पूछ रही थी शायद। सर एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं पूछ रही थी वो जो आप ट्रेनिंग के लिए बताया था, ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए, वो कब से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, खेती जरूर बताएंगे, वो इन्हीं के भरोसे रुका हुआ है। देखिए ट्रेनिंग का क्या है, जो आप कभी भी जाते हैं, देखिए ट्रेनिंग का क्या, पहले आप ये पता करिए कि ट्रेनिंग आपको करा कौन रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूट। देखिए अपने नजदीकी किसी भी मैं यहाँ तक कि कहूंगा आप नहीं सर, आई थिंक ये कोहा वाला बात करें जो आप कह रहे थे शुरू करने के लिए। अच्छा, कोहा वाला, देखिए बहुत जल्द उसका सेटअप तैयार कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स जैसे ही पूरी होंगी उसको लॉन्च कर दिया जाएगा वेरी सून। ठीक है सर। हाँ सरफीना, आई थिंक आप यही पूछ रही थी ना, जो मैं समझा हूँ कि हाँ एक्चुअली वो शुरू करना है, लेकिन खेती सर भी काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो वो शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। डिजिटल सर्टिफिकेट भी हम जारी कर देंगे आप लोगों को, सो दैट वो सर्टिफिकेट आपको काम आ सके। ये क्योंकि Delhi Bytes platform is not too big, but the platform is registered in Government of India's Company Act. ठीक है, उसके तहत हमारा प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है, तो we can issue certificates. Yes, anyone else, any question? सर जो कंप्यूटर कोर्स है उसमें उसको भी साथ साथ अप्लाई कर दे। अभी जैसे एडमिशन अभी तो एडमिशन हुआ है, तो साथ साथ अप्लाई कर दो, आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स के लिए भी। ठीक है सर। और आप सर लेकिन केवी में तो ये कंप्यूटर कोर्स नहीं मांगते, तो क्या ये करें या फिर ना करें सर? अरे ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आपको एक चीज अंजू जी, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि देखिए आपको केवी में कोर्स नहीं मांगता है तो आप नहीं करेंगी। तो ये बताइए, आप सिर्फ केवी का ही पेपर देने की इच्छा कर रही हैं क्या? मतलब आगे चल के आपको और भी पेपर्स देने हैं, तो आप जितना अपना डोमेन बड़ा रखेंगी उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये एक बहुत ही नॉर्मल मतलब डिसीजन होना चाहिए आदमी का खुद का। तो डोमेन आपको अपना बड़ा करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में बैठ सकें, या फिर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप केवी का ही क्वालिफाई कर सकती हैं, तो मत करिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हरियाणा में भी निकलती है क्या लाइब्रेरियन की? हरियाणा में भी लाइब्रेरियन जॉब निकलती है सर? देखिए जहाँ भी यूनिवर्सिटीज होंगे, जहाँ भी स्कूल्स होंगे, जहाँ भी डिग्री कॉलेज होंगे, वहाँ प्राइवेट होंगे, प्राइवेट स्कूल, तो वो अपने प्राइवेट स्कूल खुद निकालते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, वो अपना उनका अलग चैनल होता है एडवर्टाइज करने का। और बाकी अगर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है तो वो भी एडवर्टाइजमेंट देंगी, और वो ओपन एडवर्टाइजमेंट होगा गवर्नमेंट पोर्टल पे। और इसको आप लोग ऐसे मत समझिए कि वो एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमें कोई भीख देने वाले हैं।
ऐसा नहीं है, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो भैया उनको लाइब्रेरियन की जरूरत है। ठीक है, अब ये कहिए कि हरियाणा में 90% यूनिवर्सिटीज का ऐसा है कि बस फर्जी डिग्री देती हैं, क्लासेस नहीं चलती है तो लाइब्रेरियन उन्होंने रखा नहीं है, वो एक अलग विवाद का मुद्दा है। लेकिन अगर कोई भी रनिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल है तो वहाँ लाइब्रेरियन की जरूरत है, सिंपल सी बात है। वो हमें कोई एहसान थोड़ी नहीं करना है जॉब देके, ठीक है, उनको लाइब्रेरियन की जरूरत है। अगर आई एम द फिट कैंडिडेट तो वो मुझे हायर करेंगे। सर हरियाणा भी देश में ही है ना, वहाँ भी निकलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, हरियाणा में जो मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उधर फर्जी डिग्री वाला हिसाब किताब बहुत ज्यादा चलता है। तो क्या है कि वो मेजोरिटी ऑफ देम, उनके यहाँ कॉलेजेस का ऐसा सिस्टम है कि क्लास चलती ही नहीं है, तो क्लास चलती नहीं है तो उन्होंने लाइब्रेरियन हायर नहीं कर रखा है, इसीलिए रिक्रूटमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो जहाँ 1000 कॉलेज खुले हैं, हजारों कॉलेज में 1000 लाइब्रेरी भी है, तो एक लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 5 से 6 स्टाफ चाहिए होगा, तो 5000 रिक्रूटमेंट तो करना पड़ेगा। लेकिन है क्या कि सारे कॉलेजेस ही उसी बेसिस पर खुले हुए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का है, उसमें नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ये बात तो आपको लोगों के आगे खुद जग जाहिर है कि लोग डिग्री कैसे ले रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटी से। तो जॉब का प्रॉब्लम भी वो इसी कारण से वहां पर है। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर क्या YouTube पे ऐसे ही 2 to 7 की वीडियोस आती रहेंगी और भी वीडियोस? देखिए YouTube पे आपको 2 to 7 पे वीडियोस और भी आएंगी, ठीक है, वो आपको रेगुलरली उस पे 2 to 7 पे वीडियोस आगे बनाएंगे। अभी 1-2 वीडियोस और चैनल में है, उसको हम रिलीज कर देंगे 2-3 दिन के अंदर। सर वैसे एज क्राइटेरिया क्या होता है मिनिमम? देखिए, लाइब्रेरियन के लिए जो एज क्राइटेरिया है उसको लेकर आप परेशान मत हो, टीचिंग जॉब की तरह है वो, तो उसमें एज क्राइटेरिया मिनिमम तो मेजॉरिटी ऑफ द जगह मिनिमम 30 तो रहता ही है, वैसे 35 और 40 भी होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। देखिए, तो अब देखिए ओवरऑल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को ये पर्सपेक्टिव हमेशा ध्यान रखना होगा कि ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा, उसको आप लोग कर लो कैसे भी करके। बाकी का ट्रेनिंग के लिए आपको सेल्फ थोड़ा सा जहमत उठाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज में जाइए, पता करिए कोई पास में स्कूल भी हो, ठीक है, वो आप उन लोगों से बात करोगे तो वो ऐसा नहीं कि पेड ही इंटर्नशिप हो, फ्री वाला इंटर्नशिप होता है जो आपको हायर कर लेंगे। आप 2-4 बार बात करोगे, सर हमको सीखना है हमको, वो रख लेंगे। ये डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को परस्यू कर रहे हो। आप 4 बार संस्था में जाइए, कहिए, बात करिए डायरेक्टर सर प्लीज सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए कुछ दिन, मैं फ्री में करने को तैयार हूँ, मैं रोज 4 घंटे आऊंगा, तो आपको अलाउ कर देंगे और वो आपको लिख के दे देंगे कि इन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, ठीक है। लेकिन फिर वही है, उस काम के लिए आपको और जहाँ भी ट्रेनिंग करिएगा ये कोशिश करिएगा कि वहाँ डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब किसी छोटे से लाइब्रेरी में बैठ गए, ज्यादा किताबें हैं बच्चों की स्कूल की, वहाँ जाके बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि कोहा और ये जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर का वहाँ यूज हो रहा हो, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी होगी वो एक ही सॉफ्टवेयर होगी जिसके पास पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट कर रही होगी। तो ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि आपको ट्रेनिंग करना है, बट ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी है, सीधे ऐसे समझिए। तो जहाँ यूज हो रहा है वो सॉफ्टवेयर उस डेटाबेस के लिए थोड़ा देर मतलब 3 से 4 महीने उस मोड में डालिएगा कि मुझे ट्रू सेंस में सीखना है इसमें चल क्या रहा है, ठीक है, वो चीज है। बाकी का एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है, किसी को इग्नू या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, सबमिशन डेट या कुछ भी? सर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वेबिनार आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहिए टाइम टू टाइम जब भी। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के वेबिनार्स को आगे ऑर्गेनाइज करते रहें, और मैं केटी सर से भी करूँगा रिक्वेस्ट कि वो भी जो है इस तरह के वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि देखिए ये मैं जानता हूँ ये सिंगल प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट के सारे क्वेरीज एक साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है, और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड लोग इतना जागरूक नहीं है अभी। और होता क्या है कि मैं बेसिकली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी काम देखता हूँ, तो होता क्या है कि वो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें ही ऑक्यूपाइड रहता हूँ। लाइब्रेरी के वीडियोस में आप देखेंगे इंट्रोडक्टरी वीडियोस मेरे आते हैं, लेक्चर्स मैं भी बना सकता हूँ, बट वही टाइम की बात है, उसको केटी यादव सर आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं, 2 to 7 पे भी जो भी और चीज़ें हैं। तो और जो सर्टिफिकेट को लेकर आप लोगों को है कोहा वगैरह का, वो दिल्ली बैच पर हम शुरू कर देंगे, और प्राइसेस भी मेरे माइंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 500 या 1000 में रख देंगे उसे, ताकि इजीली आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट बढ़िया सा आपके घर पे पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट भेज देंगे जो भी होगा, और आपकी उसमें एक डिजिटल ट्रेनिंग भी हो जाएगी बेसिकली, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज और एक्सपोजर मिले। अब वो ट्रेनिंग कैसे करानी है, वो तमाम उसमें क्या चीज़ होगा, वो केटी सर ही आप लोगों को उसको ब्रीफ करेंगे आने वाले समय में। एनीवन एल्स, एनी कोई सजेशन देना चाहते हैं आप हमें, या कोई क्वेश्चन, कुछ भी आप कहना चाहते हैं?
क्या ये YouTube पे ही बताओगे कि ये हाँ कब से करेंगे? डेली इन्फॉर्मेशन बैच कहाँ से दी टेलीग्राम जाएगी? ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब पर आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसको हम करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे सभी प्लेटफॉर्म्स पर। ये अर्चना। गुड इवनिंग सर। सर बस ये पूछना था, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी ये अप्रैल 30 तारीख लास्ट डेट है, मतलब ऑनलाइन फिल करना एग्जामिनेशन कैसे? फॉर्म इसके बाद डिटेल्स नहीं है अभी कुछ भी। एग्जामिनेशन फॉर्म्स अभी आए नहीं है, आप उसको लेकर परेशान मत हो। नहीं इग्नू एग्जामिनेशन का फॉर्म्स तो अभी आए ही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म्स कुछ दिन बाद आएंगे, अभी उसमें आने में टाइम है। ठीक है, वो डिले चल रहा है। जुलाई में आप लोगों का एग्जाम है, तो आप मान के चलो मई में आना चाहिए, 15 मई के अराउंड। हाँ यस। तो हमारा तो जून में होगा ना, जिनका जुलाई लास्ट। क्या चीज आप कह रही हैं, क्या है? जिनका जून लास्ट जुलाई 2020 में हुआ था एडमिशन, नहीं, आप लोगों का टेंटेटिव डेट आ चुका है। आप लोगों का टेंटेटिव डेट का शेड्यूल है जुलाई में है, जून में एग्जाम नहीं हो रहा है इस बार। ठीक है, उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग का टेंटेटिव डेट जुलाई में है, और जब देखिए साफ सीधी बात है, एग्जाम फॉर्म अभी आया नहीं है, और 15 मई तक एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। उसको लेके अभी से परेशान मत हो आप। ठीक है, और जब आएगा तो हमारे प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दिया जाएगा। एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो देखिए, जो पेड मेंबर्स है उनको व्हाट्सएप पर क्वेरी एंटरटेन किया जाता है। बाकी के लोगों के लिए भी टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम ओपन है, उस पर आपको इन सब चीजों के रिगार्डिंग बता दिया जाएगा। और अभी आया नहीं है, बेसिकली पॉइंट यही है। ठीक है अर्चना। ओके, बेस्ट विशेस। कोई और कोई क्वेश्चन? हाँ, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर ये पेड मेंबरशिप के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा अप्लाई? आप लोग वीडियो देखिए डेली बैट्स पर, वो आपको उस पे आपको बताएगा, आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर एग्जाम क्या टेंटेटिव जो डेट है उसमें ही होगा, या ये फिर सब कोविड पर निर्भर है? है। ठीक है, ये टोटल उस पर डिपेंडेंट है। ये अगर एग्जाम का आपको ऑनलाइन जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो टोटल हवा में तीर चला के आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेवकूफ बना रहे हैं। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप खुद सोचिए, अभी कोरोना बढ़ जाए तो बहुत जगह लॉकडाउन होने लगेगा। लॉकडाउन होगा तो एग्जाम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सीबीएसई को एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा, 10-12 का एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस पर कुछ भी कॉमेंट करना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। हाँ, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। ओके, केटी सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? देन विल कंक्लूड द वेबिनार। थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। थैंक यू। प्लेजर। हाँ, कुमार सर, केटी सर जी देख लीजिए, आप कुछ और कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, देन विल कंक्लूड द वेबिनार। आपको अगर कोई भी मतलब अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, और आगे भी आप दिल्ली बाइट से जुड़े रहिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे BLIS के रिगार्डिंग, एटलीस्ट एवरीथिंग। और बाकी आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए अगर जो लोग BLIS कर चुके हैं वो कोशिश करिए कि कहीं से कर लें, ताकि इनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो। और बहुत जल्द सॉफ्टवेयर की एक डिजिटल सर्टिफिकेट हम लोग खुद लॉन्च करेंगे दिल्ली बाइट से, आप जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आपको नॉलेज हो जाएगा कोआ के बारे में, अच्छा कि कैसे उसको करना है, इंस्टॉल करना, उस पर लाइब्रेरी कैसे रन करानी है, ये सब चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी। दैट्स ऑल। बाकी आप स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वेबिनार्स हम फ्यूचर में और ऑर्गेनाइज कर सकें, और जो भी कुछ हो सके स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो, बेसिकली मीडिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारा काम है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा, आप कोई भी मेरे जो जॉब से रिलेटेड वेबिनार्स होते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल फाइंड lot of information over there. You can always join that. Thank you. God bless you all, and have a nice day.